हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। काफी दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस सेशंस हमारे जो बाकी रह गए थे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 ज्योमेट्री से लेकर, देन वी हैव बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सब जो प्रैक्टिस सेशंस बचे हैं अब आपको मिलने वाले हैं। आई होप एंड बिलीव आप सभी लोग अच्छे से अपने स्कूल्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों के एग्जाम्स भी खत्म हो गए होंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 2 साल की जर्नी में आपका जो टच है जेई की पढ़ाई से वो कभी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़े हुए बहुत सारे दिन हो गए, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जो है अब अगर वापस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब चीजें जो है हमारे दिमाग में फिर से क्या हो जाएंगी, ताजा हो जाएंगी। फिर से ताजा होने वाली है सब चीजें हमारे दिमाग में, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखें, और सिंस ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो मेरी सभी अर्जुनास से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूं इतने दिन मिलने के बाद में, इतने दिन बाद में मिला हूं तब। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा वीडियो में जो भी सवाल आए पहले पॉज करो, अपना सॉल्यूशन लिखो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार लेक्चर का। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसने बोला द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द टू गिवन सर्कल्स इज ए हाइपरबोला, देन इट्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपको 2 सर्कल्स दिए जाएं और एक सर्कल ऐसा होता है जो उनको अगर हाइपरबोला बनना चाह रहा है तो वो इनको एक्सटर्नली टच करेगा। ठीक है जी, एक्सटर्नली क्या करेगा, टच करेगा। तो इसका जो सेंटर होता है ना वो हाइपरबोला पे मूव करता है, एच बी पर मूव करता है। ये है थ्योरी। नाउ यहां पर आपको 2 सर्कल्स कौन कौन से दिए हैं? एक दिया है z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस 3 + 4 आयोटा का मॉड होता है बेटा 5, और दूसरा दे रखा है z माइनस z2 का जो मॉड है 1 + √3 आयोटा का मॉड कितना होगा, 3 + 1 4 का √2। बिल्कुल सही। तो 2 सर्कल्स आपको दे रखे, z इज ए वेरिएबल, z1 इज ए फिक्स पॉइंट, यहां पर z2 इज ए फिक्स पॉइंट। तो एक सर्कल ये रहा जिसका सेंटर z1 है, दूसरा सर्कल ये रहा जिसका सेंटर z2 है। अब आपके पास एक सर्कल है जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है। कैसे टच करता है बेटा? एक्सटर्नली। उसका जो सेंटर का लोकस है वो आपको बताना है, वो एक हाइपरबोला है। सर ये हाइपरबोला कैसे होगा और उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी? तो ये मैंने अभी आपको एक रफ डायग्राम बनाया था। टेंटन है, जादू देखना। फेयर डायग्राम देखो, ये देखो। वाह सर, आप तो तैयारी के साथ आए हो। बिल्कुल सही, ध्यान सुनना। नाउ हमें एक सर्कल z माइनस z1 का मॉड 5 के बराबर, तो ये वाला z1 जिसका सेंटर है उसकी रेडियस है ये वाली 5, z2 जिसका सेंटर है उसकी रेडियस है 2। हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है, और इसी का ही लोकस वो बोल रहा है हाइपरबोला है। अगर इसका लोकस हाइपरबोला है, इसी वजह से ये सर्कल इनको एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है जी। अब सर ये हाइपरबोला है कैसे वो समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन, इस पॉइंट को P तो इसको Q और इसको R बोल देते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस PQ? सर ये एक वेरिएबल सर्कल है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R और R। ठीक है, जो सर्कल इनको एक्सटर्नली टच कर रहा है उसकी रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली। मैंने पूछा फटाफट बता बेटा PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पॉइंट P, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी, तो डायग्राम से ही देख के पता चल रहा है सर दैट इज 5 + r। और PR का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर अगेन डायग्राम से देख के ही पता चल रहा है दैट इज 2 + r। कितना? 2 + r। अब अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा PQ माइनस PR इज इक्वल टू 3। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि सर ये हाइपरबोला कैसे बनेगा, तो ध्यान सुनना। हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन याद करें, चीजें रिवाइज हो रही हैं, कॉन्सेप्ट वापस से हमारे दिमाग में सामने आने लगे। P इज ए वेरिएबल पॉइंट, Q एंड R आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। एक वेरिएबल पॉइंट की 2 फिक्स्ड पॉइंट से दूरी का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आए तो वो जो पॉइंट P है वो एक हाइपरबोला पे मूव कर रहा होगा, और यहां जो ये डिस्टेंस लिखा होता है यही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। यही क्या होती है बेटा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर इज 3। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए जी, अगला सवाल ये रहा। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक दे रखा है और इनइक्वालिटी भी है इसमें। आपकी चीजें फिर से रिवाइज करवाने के लिए मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं। ये कहानी ऐसी है बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। इसमें जो है वो इनइक्वालिटी दे रखी है। इनइक्वालिटी पे आएंगे, पहले आप क्या करो, इक्वालिटी के बारे में सोचो।
सर जैसा कि आप कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करवा पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शक्ल है, ये एक स्टैंडर्ड लोकस वाले सवाल की शक्ल है ना? स्टैंडर्ड लोकस बताया था। अच्छा सर, इसमें जो थीटा आपको यहां दिख रहे हैं 3π/4 और π/4, मतलब थीटा जो है वो 0 पाई 90 डिग्री और -90 डिग्री को छोड़कर है। इसका मतलब ये एक सर्कुलर आर्क बनेगी। कुछ कुछ याद आया क्या? हाँ सर, क्योंकि थीटा यहां पर जो भी दे रखा हो इन चार को छोड़कर तो सर्कुलर आर्क बनती है। फिर मैंने पूछा थीटा की वैल्यू देखकर आप कुछ डिसाइड कर सकते हो क्या? हाँ सर, अगर थीटा हुआ एक्यूट छोटा π/4 वाला तब बनती है मेजर आर्क, और थीटा हुआ अगर ऑब्ट्यूज तब बनती है सर माइनर आर्क छोटे वाली। ठीक है, समझ गए होंगे शायद आप। सर Z1 Z2 मान लो यहां पर Z2 है, यहां पर Z1 है, थीटा अगर एक्यूट है तो माइनर आर्क बन सकती है दो। इनमें से कौन सी बनेगी आपको चेक करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Z1 Z2। और अगर थीटा आप हमें ऑब्ट्यूज देते हो तो ये रहा Z1, ये रहा Z2, ये वाली माइनर आर्क या फिर ये वाली माइनर आर्क। ठीक है, नाउ इनइक्वालिटी पे बाद में सोचेंगे, पहले आप इक्वालिटी के बारे में सोचो। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, जो मुझे ये सवाल दिया गया मैंने इसकी दो वैरायटी इकट्ठी करी। मैंने एक किया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2 अपॉन Z+2, यही है क्या? है ना? और बराबर का निशान लगाया एक बार 3π/4 पे। ठीक है, इनइक्वालिटी पे बाद में सोचेंगे। और दूसरा जो पार्ट है उस पे भी आता हूं अभी। दूसरा क्या हो जाएगा, पहले एक बार इसको सोचते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करो, 3π/4 की जगह भी मैं सोचना चाह रहा हूं π/4 के बारे में। वापिस समझाता हूं क्या किया है। आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है। ठीक है, इनइक्वालिटी पे आऊंगा बिकॉज इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स ए कर्व, इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स ए रीजन। सर ये किसी रीजन की बात हो रही है। आप अगर इक्वालिटी लगाते तो हम उस माइनर या मेजर सर्कुलर आर्क पे घूमते। अब आपने इनइक्वालिटी लगा दी तो या तो हम उसके अंदर घूमेंगे या बाहर घूमेंगे, ये हम सोच के पता कर लेंगे। उससे पहले आपको इसका कर्व पता करना पड़ेगा। सोचना बहुत आसान है, ध्यान सुनना। आप बोल सकते हो कि सर एक हमने बनाई ये एक्स एक्सेस, क्योंकि जो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, एक पॉइंट है बेटा -2,0, z में से क्या सब्ट्रैक्ट होकर लिखा जा रहा है और ऊपर सब्ट्रैक्ट होकर लिख रहा है 2,0। नाउ सर थीटा की वैल्यू देखकर पता चला कि मेजर आर्क बनेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू देखकर पता चला कौन सी आर्क बनेगी, मेजर आर्क बनेगी। मैंने पूछा इसमें से ऊपर वाली होगी या नीचे वाली होगी, तो जैसा आपको क्लास में बताया था आप देखकर नहीं बता सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। किसी भी एक को चेक करते हैं। क्या आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है क्या? मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ऊपर वाली आर्क है, तो मैंने ये यहां पर एक z माना। ऊपर लिखा हुआ वेक्टर जो है वो फाइनल वेक्टर है, तो z में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 से z की तरफ जाने वाला वेक्टर दिस इज फाइनल वेक्टर, और z में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2 से z की तरफ जाने वाला वेक्टर ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये इनिशियल वेक्टर। अगर ये वाला एंगल आप π/4 बोल रहे हो तो सर आप इस फाइनल वाले वेक्टर को इधर लेके जाओ, बिकॉज दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाना होता है, और इस इनिशियल वाले वेक्टर को इधर ले आओ। ये इनिशियल, ये फाइनल, ये वाला एंगल π/4 तो ये भी π/4। बेसिकली मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि जब मैं इसको रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओगे। इसका मतलब ये ऊपर वाली आर्क ही हमारा आंसर है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? नीचे वाली में आप चेक कर सकते हो, जब आप इसके लिए z-2 अपॉन z+2 का आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो वो -π/4 आएगा, जबकि सवाल में दे रखा है +π/4। ये सब बातें हमने क्लास में की हैं और इसी वजह से ही जोरदार काम हो रखा है। तो सर ये ऊपर वाली माइनर आर्क है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने इस नीचे वाली माइनर आर्क को हटा ही दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये वाला पॉइंट है -2,0 और ये वाला पॉइंट है बेटा 2,0। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? सर बिल्कुल समझे। अब फिर मैंने इसके बराबर इक्वालिटी लगाई और फिर ये बनाया। अब फिर सेम काम मैं यहां कर रहा हूं। अब की बार मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 अपॉन z+2 वाली कहानी बनाई और अब की बार एंगल है 3π/4। फिर से सेम लॉजिक, यहां पर आपको दिया गया है -2,0 ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट है 2,0। एंगल की वैल्यू देखकर मुझे पता चल रहा है कि अब की बार माइनर आर्क बनेगी। उसमें मेजर बन रही थी क्योंकि एंगल एक्यूट था, यहां पर एंगल ऑब्ट्यूज है तो माइनर आर्क बनेगी। अब सर माइनर आर्क या तो ये वाली हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? नाउ फिर से सेम लॉजिक, ऊपर वाला चेक करोगे, ऊपर वाली आर्क की होगी, नीचे वाली आर्क नहीं है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है आराम से। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा सर चेक कैसे करें, तो चेक करना आपको सिखा रखा है। दोनों आर्क ड्रॉ करो, दोनों पे z लो,
फाइनल वेक्टर बना, इनिशियल वेक्टर बना, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा, रोटेशन जिस सेंस में हो रहा है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एंगल पॉजिटिव है तो आपकी वही आर का आपका आंसर है। तो अब की बार इसके लिए आपके पास पॉजिटिव 3π/4 मिलेगा। ठीक है, अब सर हमने इन दोनों को प्लॉट कर लिया, इसको भी प्लॉट कर लिया और इसको भी प्लॉट कर लिया। एक छोटी सी चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा। अब उसने इनइक्वालिटी लगाई है, बोल रहा है कि जो एंगल है वो π/4 से ज्यादा और 3π/4 से कम होना चाहिए। तो एक चीज आराम से सोच के देखो, अगर यहां पर -2,0 यहां पर 2,0 है, आपने एक आर्क ये बनाई और एक इन्हीं दोनों पॉइंट से ये बनाई, तो अगर यहां पर ये दोनों मिलकर π/4 बना रहे हैं तो मैं सिर्फ ये डिसाइड करना चाह रहा हूं कि मैं इससे बाहर जाऊं कि अंदर आऊं। तो डायग्रामेटिकली आप वेरीफाई कर सकते हो। मान लो z यहां आया तो खुद इमेजिन करिए आराम से, ऐसे करते करते z और नीचे ले आए, ऐसे करते करते z हम यहां ले आए, तो ये वाला जो एंगल है ये कम है, ये वाला एंगल और बढ़ जाएगा, ये एंगल और बढ़ जाएगा और ये बढ़कर हो जाएगा 3π/4। इसका मतलब जब मैं इन दोनों कर्व्स के बीच में मूव कर रहा हूं, इस आर्क और इस आर्क के बीच में जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा एंगल जो है, आर्ग्यूमेंट जो है, इस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है वो π/4 से तो ज्यादा आ जा रही है। नीचे की तरफ आओगे तो π/4 से ज्यादा आएगा, अगर आप और बाहर की तरफ जाओगे तो ये एंगल π/4 से और कम हो गया। मेरे ख्याल से आप डायग्रामेटिकली फील कर पा रहे हो। तो π/4 से एंगल बढ़ाना है और 3π/4 से एंगल कम रहना चाहिए। तो आपको इस रीजन में मूव करना है, इन दोनों आर्क से बीच में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आती है। तो ये एक बहुत जबरदस्त सवाल है, क्योंकि इसमें पहले आपको डिसाइड करना है कि आर्क कौन सी, मेजर माइनर, उसमें भी इनइक्वालिटी और उसमें भी एरिया। तो डायग्राम मैं बना के लाया हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप बोल सकते हो भैया ये ऐसा बनेगा। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है आप बोल सकते हो सर वो आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, दिस एरिया इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ग्रीन वाली आर्क के ऊपर और येलो वाली आर्क के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आपको यहां पर एक एनालिटिक्स की यूज करनी पड़ेगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं अगर इस ग्रीन वाली आर्क को ऐसे पकड़ के मैं नीचे की तरफ मोड़ दूं और ये वाली आर्क बनाऊं, मतलब इस ग्रीन वाली आर्क को ही नीचे की तरफ मोड़ दूं तो ये येलो वाले सर्कल का ही पूरा एरिया बन जाएगा। सर ये आपको कैसे पता? सुनो, लॉजिक है, ऐसे कैसे? पहले तो ये सुनो, मैंने क्या किया, ग्रीन वाली आर्क को पकड़ के नीचे की तरफ मोड़ा, तो मैं बोल रहा हूं कि जब वो ये आएगा ये पार्ट नीचे तो ये येलो वाले सर्कल को कंप्लीट कर देगा। पहले वो आर्क थी, अब सर्कल बन गया। कैसे सर? क्योंकि बेटा अगर ये एंगल बन रहा है π/4 तो इसी को नीचे की तरफ लेके आओ, इस आर्क के साथ एंगल कितना बन रहा था? इस आर्क के साथ एंगल बन कितना रहा था? 3π/4। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर भी 3π/4 होगा? है ना, सेम सिमेट्री की मदद से यहां पर 3π/4 तो यहां भी 3π/4। एंगल का मॉड्यूलस देखिए आप सिर्फ, क्योंकि यहां पर डिसाइड हो चुका है पहले ही कि कौन सी किस को कौन सी आर्क रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर मैं सिर्फ इस एरिया को निकालने का अब आपको एक तरीका बता रहा हूं। तो मैं इसको लेके आया, सर्कल कंप्लीट हो गया। कैसे सर? बिकॉज ये π/4 ये 3π/4 दोनों का एंगल का सम आ रहा है पाई, तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। इस वजह से मैंने बोला कि ये सर्कल ये इसी सर्कल का पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? है ना, ये बात समझ में आई? नाउ सर अब इसका एरिया निकालने के लिए कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। इस बात पे ध्यान देना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, आप एक काम करो सर, इस येलो वाले सर्कल का एरिया निकालो पूरा, दैट इज एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से आप क्या करो, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया को कुछ नाम दे देता हूं कि ये वाला जो एरिया है लेट्स से दिस इज A1। तो अगर आपको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो येलो वाले सर्कल के कंप्लीट एरिया में से आप क्या करें, इसको एक बार घटाऊं कि दो बार? अगर जस्ट इमेजिन दिस थिंग, ये येलो वाला पूरा सर्कल है, अगर आप एक बार घटाओगे तो एरिया तो आपके पास ये बचेगा। अगर सर आप इसी को ही दो बार घटा देते हो, मतलब इसी एरिया को दो बार घटाओगे तो इतना एरिया और माइनस कर दो, तो येलो वाले सर्कल में से इस आर्क का ये वाला एरिया जिसको आप A1 बोल रहे हो इसको दो बार घटाओ ताकि बचा हुआ एरिया बच जाए, तो दैट इज 2A1। आया ना? इसका मतलब सर अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया के नाम पे एक तो येलो वाले सर्कल का एरिया निकालना है और A1 का एरिया निकालना है, हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है,
अब मैंने पूछा येलो वाले सर्कल का एरिया कैसे निकाले, जल्दी से बताइए प्लीज। सर बहुत आसान है, येलो वाले सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको उसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और रेडियस की जरूरत पड़ेगी अगर, तो आप कैसे सोचने वाले हो जरा देखना। अब यहां आ जाइए, ये लो, यही है, ये यहां पर 2,0 और ये -2,0। रेडियस निकालने के लिए क्या बताया गया था, इसी में ही सेंटर और रेडियस पूछे तो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कि इसका सेंटर है Z0, ठीक है जी, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये रेडियस R, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये रेडियस R। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? सर नहीं समझ में आया एंगल 90 डिग्री कैसे होगा। मैंने पूछा बेटा ये वाला एंगल कितना है? सर ये वाला एंगल π/4 है, तब जाके आपने बड़े वाली आर्क बनाई। तो जितना एक कॉर्ड यहां पर सबस्टेंड करती है उसका दुगना इस पे सबस्टेंड कर रही है, तो वो π/4, तो ये 90 डिग्री। सर ये तो खत्म ही हो गया सवाल। कैसे? किसी को भी इनिशियल, किसी को भी फाइनल बोल दो। वैसे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये जो है सिमेट्री की मदद से ये y एक्सिस पे लाई करेगा। ये किस पे लाई करेगा बेटा? y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए और ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट होगा तो इन दोनों का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन में ऊपर चलोगे तो y एक्सिस आएगी। आप ज्योमेट्री से सोच सकते हो, मतलब एनालिटिक्स एनालिसिस करके, वरना अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को बोला इनिशियल वेक्टर, इस वेक्टर को बोला फाइनल वेक्टर, और इनिशियल से फाइनल क्लॉकवाइज सेंस में जाना है ना, तो ये वाला इनिशियल बोल दो, ये वाला फाइनल बोल दो, इनिशियल से फाइनल की तरफ चलो। तो मैंने पूछा इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगा रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा जरा बोलना। सर ये वेक्टर आ जाएगा Z-2, सॉरी Z0-2, ठीक है, ये वाला वेक्टर, मतलब आप बोल सकते हो, या फिर 2 - Z0, ये ठीक है क्या? 2 से Z0 की तरफ, Z0 से 2 की तरफ, है ना। हमें कौन सा वेक्टर चाहिए? मैं ये वाला वेक्टर लिखना चाह रहा हूं, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा 2 - Z0। बहुत बढ़िया, ये हमारा कौन सा वेक्टर है बेटा? फाइनल वाला। फिर आप क्या करो सर, ये वाला वेक्टर लिखो, और इसमें आप क्या कर रहे हो, -Z0 से -2 की तरफ जा रहे हो, तो -2 - Z0। ये इनिशियल ये फाइनल दोनों का मॉडुलस यहां आएगा जो कि बराबर है, और e की पावर आयोटा कितना मल्टीप्लाई किया आपने, मतलब कितना एंगल घूमा? सर हमने घूमा 90 डिग्री, तो यहां लिख दीजिए, काम खत्म। ये और ये बराबर, बिकॉज दोनों की वैल्यू जो है रेडियस है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का बराबर है। बस जवाब आ गया, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये आयोटा ही होता है, e की पावर आयोटा 90 डिग्री। ये लिखा हुआ है 2 - Z0 अपॉन -2 - Z0, सामने देखते रहना। जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा हुआ है 2 - Z0, और जब ये इधर जाएगा तो -2 आयोटा, और ये हो जाएगा -आयोटा Z0। इसको इधर और इसको इधर, तो ये आ जाएगा Z0 - आयोटा Z0, और ये इधर जाएगा तो दिस इज 2 + 2 आयोटा। अगर मैं 2 कॉमन लेने के लिए बोलूं तो ये लिखा हुआ है 1 + आयोटा, और यहां से Z0 कॉमन लेने के लिए बोलूं तो ये लिखा हुआ है 1 - आयोटा। तो Z0 कितना आ गया? 2 × 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। सर डिनोमिनेटर में आयोटा देखते ही हमें एक ही चीज करनी होती है, दैट इज रैशनलाइज। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 2, ये और ये गया। अब 1 + आयोटा का स्क्वायर होता है बेटा 2 आयोटा। हाँ, 1 + आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? 2 आयोटा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि Z0 की वैल्यू आ गई 2 आयोटा। अगर Z0 की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 2 आयोटा आ गई, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 0,2। मुझे इसकी रेडियस चाहिए, तो सर रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 2 - 0 का स्क्वायर 4, 2 - 0 का स्क्वायर वो भी 4, आंसर आ गया 2√2। अगर इस येलो वाले सर्कल के, कंप्लीट सर्कल के रेडियस की बात करूं तो वो आ रहा है 2√2, तो इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज पाई इंटू 2√2 का होल स्क्वायर, यही होता है πr², -2 टाइम्स। अब हम एरिया A1 की बात करेंगे, अब हम एरिया A1 की बात करेंगे, और A1 अगर आप और अच्छे से देखते हो, चलिए फिर से A1 को देखते हैं, ठीक है। A1 जो है, A1 आप चाहे ये वाला एरिया निकालो, चाहे आप ये वाला एरिया निकालो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, -2,0 और ये 2,0, तो मैं इस आर्क का ये वाला एरिया निकाल रहा हूं, ये भी एरिया A1 ही है, अगर आप इसको नीचे बनाते हो तो, ठीक है। आपने सर एक बात हमें पहले ही प्रूव कर दी है कि ये जब आप इस आर्क को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, इस आर्क को जब नीचे की तरफ लेके आ रहे हो,
तो येलो वाला और ये ग्रीन वाली आर्क मिलकर एक ही सर्कल बना रहे हैं, दैट मींस इनका सेंटर सेम है। तो ये रहा Z0। अगर सेंटर सेम है तो आप ये वाली बात भी बोल सकते हो। कौन से वाली बात? ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये जो है ये 2√2 इसकी रेडियस, और ये भी 2√2। तो मैं A1 की अगर बात करूं तो A1 आप कैसे लिखोगे जरा बताना। सर A1 आप बोल दीजिए इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। बहुत बढ़िया। तो पूरे सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे, जल्दी से बताइए। सर सेक्टर का एरिया होता है जो भी थीटा बन रहा होता है एंगल, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, आर है 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इतना राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है इसका एरिया लिखोगे हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 8। आराम से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 4 और 8 पाई अपॉन 4, तो सर ये आ जाएगा 2 पाई और माइनस 4। तो एरिया A1 जो है वो आ गया 2 पाई माइनस 4। मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। और अगर एरिया A1 2 पाई माइनस 4 आ गया तो यहां पे लिख दो। सर ये लिखा हुआ है 8 पाई माइनस 4 पाई प्लस 8। सर ये लिखा हुआ है 4 पाई प्लस 8। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया ए। आप ये बोल सकते हो, जो रिक्वायर्ड एरिया व्हाइट वाला है ना, ये वाला एरिया, इसको मैं एरिया ए बोल रहा हूं। तो वही बोल रहा है कि ये एरिया जब हम निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है ए पाई प्लस बी, और बी माइनस ए बताओ। तो ए है आपके पास 4 और बी है आपके पास 8, बी माइनस ए इज इक्वल टू, आंसर इज 4। धमाकेदार सवाल, मजेदार। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लेट, पढ़ लीजिए सवाल को अच्छे से। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें वर्टेक्स ए को Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स बी को Z2, वर्टेक्स सी को Z3। ओ बी द ओरिजिन इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ओ ओरिजिन भी है और इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी है। मैंने पूछा फटाफट एक रफ डायग्राम बनाते हैं। बहुत बढ़िया। सर ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी Z2, और ये वाला पॉइंट हो गया सी Z3। यहां पर कहीं पर एक ओरिजिन है जो इनका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जहां पर सारी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी, ये ओरिजिन, ध्यान रखना, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, और यही इसका ऑर्थो सेंटर है। उसने ये पूरी जानकारी दे रखी है। नाउ अब वो पूछ रहा है कि ये वाले रिजल्ट जो है ये प्रूव कीजिए, ठीक है। नाउ इसी रफ डायग्राम को मैं फेयर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। जादू देख रहे हो तुम, जलवा देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, क्या हो रहा है? सर बहुत जोरदार हो रहा है जो भी हो रहा है। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी या वर्टेक्स सी, ये ठीक है। और ये जो यहां पे बीच में व्हाइट वाला पॉइंट है, दिस इज अवर ओरिजिन, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर फिर से रोटेशन की बात करना चाहूंगा, ठीक है। रोटेशन में भी पूरा रोटेशन नहीं, एंगल बिटवीन टू लाइंस या टू वेक्टर्स की बात करूंगा। बस वो लिखते ही आपका जवाब एकदम जबरदस्त तरीके से आने वाला है। तो आप एक काम करो, मुझे ये वाला वेक्टर बताओ, ओरिजिन से Z1 की तरफ जाने वाला, और मुझे किसी से भी एक ये वाला वेक्टर बताओ। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो दो वेक्टर्स मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं? और अगर नहीं दिखाई देता तो ये लो, इस वेक्टर को उठाकर यहां ला सकता हूं। हाँ सर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है सर। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे, जरा देखना ध्यान से। मैंने पूछा कि भैया ये वाला वेक्टर बता दे, ये वाला वेक्टर। सर ये वेक्टर है ओरिजिन से Z1 की तरफ, तो दिस इज Z1 माइनस 0। मैंने पूछा ये वाला वेक्टर बता दे बेटा, ये कितना हो जाएगा? सर ये है Z3 से Z2 की तरफ, दैट इज Z2 माइनस Z3। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री? इसी बात को लिखने का तरीका जरा ध्यान सुनना। कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है तो आपने या तो ध्यान से नहीं पढ़ा या समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ सर क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल लिखना है। और सर आपने बताया था वेक्टर्स के बीच में एंगल लिखने के लिए आप डिसाइड कर लो, इनिशियल फाइनल सब आपके हाथ में। मैंने कहा मैं ऊपर ये वाला वेक्टर है Z1 माइनस 0, और नीचे मैं इनिशियल वेक्टर ले रहा हूं ये वाला Z2 माइनस Z3, ठीक है। ये एंगल समझ में आया? और अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बना के देख, एंगल अभी भी 90 डिग्री है। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते वक्त कौन सी सेंस में रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेशन हो रहा है तो मैं इसकी जगह यहां पर एंगल क्या लिख सकता हूं इन दोनों के बीच में?
मैं सिर्फ एंगल लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, एंगल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देख अपने मन में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री आता है, तो क्या आपको यह बात बताई गई है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर पक्का कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? सर ये अगर इसका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री आ रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, दैट मींस ये होगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, आया ना? ये बात बोल सकता हूं, आप अपने नोट्स में जाके देखोगे तो मैंने आपको प्योरली इमेजिनरी 2-3 तरीके से बताया, जो वाई एक्सिस पे लाई करे, जिनका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री या -90 डिग्री हो, जिनका कॉन्जुगेट नेगेटिव टाइम्स जेड हो। अगर ये बात आप बोल रहे हो तो इसी को ही आप ऐसा लिख सकते हो, Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3। ये पूरी चीज, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होते हैं, आयोटा वाई टाइप्स, उनका जो Z बार होता है वो यही होता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? Z इज इक्वल टू माइनस Z बार, यही होता है। तो मैं बस वही काम यहां कर रहा हूं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव टाइम्स होगा, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो पहले तो मैं इस पूरे पे बार लगाऊंगा, वो बार सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यहां माइनस साइन। जैसे ही आपने इस डायग्राम से ये लिखा, इससे ये और इससे यहां पहुंचे, आप उस रिजल्ट पे पहुंच चुके हो, काम खत्म। इसको यहां मल्टीप्लाई कर, ये कितना आ जाएगा सर? दिस इज Z1 Z2 बार, और ये इधर जाएगा तो माइनस Z1 Z3 बार। एक बच्चा पूछा कि सर आपको कैसे पता चला कि इसको ये लिखना है? तो मैंने कहा भैया जो रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है उसमें कॉन्जुगेट भी बैठा है, तो इस रिजल्ट से मुझे कॉन्जुगेट को लेके आना है, प्रॉपर्टी खुद बोलती है, समझ में आया? तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस Z1 बार Z2 माइनस Z1 बार Z3, ठीक है जी। इसको इधर लेके जाइए, ठीक लिखा है मैंने, और जब ये इधर इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, ठीक है। हाँ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, तो यहां पे आ गया Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। इस चीज को इधर ले आया, इस टर्म को इधर ले आया, तो इधर लाएगा तो ये आ जाएगा Z1 Z3 बार प्लस Z1 बार Z3, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू ये इसके बराबर, ये शो कर दिया। सर ये बीच वाला पोर्शन कहां गया? आपने ये और ये शो कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही, बीच वाला पोर्शन कहां गया? तो आपको ये सेम काम एक बार और भी करना है। अब आप क्या करोगे? 2 वेक्टर और बनाओ, एक ये वाला वेक्टर बनाना और एक ये वाला वेक्टर बनाना, और उसके लिए सेम इस तरीके से आप इक्वेशन लिखना और ये सेम मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। तो यहां से इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट तीसरे के बराबर आएगा तो ये तीनों में आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से भयंकर सा दिखने वाला सवाल आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भैया ये एडवांस वाले सवाल है, ध्यान रखना, हाँ घबराइएगा नहीं। ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है, जेईई एडवांस 2013 का है। कुछ क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, अच्छे सवाल हैं, आप देख चुके होंगे। और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो जेईई एडवांस के पूछे ही हुए हैं। सर फील नहीं आ रही कि ये एडवांस के हैं? आने नहीं दे रहा हूं मैं। एडवांस की फील मतलब क्या है? ऐसे पसीना पहुंच पहुंच के सवाल करें? बोले नहीं, कॉन्सेप्चुअली जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, आ जाओ पढ़ो इस सवाल को। सर ये सच में एडवांस का, ये क्या दे दिया उसने? समझाता हूं। उसने बोला कि पहले तो ओमेगा, और सर आपने क्लास में बताया था कि ओमेगा, हमारे वाला ओमेगा दैट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तक नहीं मानते जब तक वो बोल के नहीं बोले। सिर्फ सिंबल देखते ही मत चिल्लाने लग जाना ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और वो है भी नहीं, उसने वैल्यू कुछ और दे रखी है। जो आपका ओमेगा है, ध्यान से देखो, √3/2 प्लस आयोटा/2 है। मैंने पूछा यार एक बात बता, ओमेगा के साथ वो कर क्या रहा है? ओमेगा के साथ उसने मिलाकर एक सेट बनाया P, ठीक है। सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं अगर किसी से पूछूं कि बेटा सेट थ्योरी आती है, वो बोलेगा हाँ सर मुझे सेट थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, मैं सारे सवाल सॉल्व कर सकता हूं। फिर मैंने पूछा तेरे को उसकी एप्लीकेशन का कुछ अंदाजा है? बोले नहीं, ये सारा सवाल सेट थ्योरी के फॉर्म में लिखा गया। ये कौन सी फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। वो पूछ रहा है कि, ये बता रहा है कि एक सेट है P जिसमें वो ओमेगा की पावर n लेने वाला है, और वो n कहां से उठाएगा वो उसने बोल दिया, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, मतलब सारी पॉसिबल। इसका मतलब सर हमें इसकी अलग अलग पावर्स कैलकुलेट करनी है, और अलग अलग पावर्स अगर कैलकुलेट करनी है तो आप इसको फटाफट बदलिए यूलर्स फॉर्म में। क्या आप सभी लोगों को दिखाई दिया
कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, कैलकुलेट कर। और इसका जो आर्ग्यूमेंट है सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, सर इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 1/√3। कब आती है थीटा की वैल्यू, जल्दी से बताओ, टेन थीटा की वैल्यू कब होती है? 1/√3 सर, वो होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री बोले तो π/6। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने पूछा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 × e⁻i π/6। एक एक चीज बेसिक से लेकर एसिडिक तक क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, ध्यान रखना। सर आपने इसको इसमें क्यों बदला? बिकॉज उसकी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लेनी है। सर पावर क्यों लेनी है? क्योंकि उसने एक सेट बनाया पी जिसमें वो अलग अलग पावर्स लेने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसके बाद में सेट पी देख सकते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? सर एक हो जाएगा ओमेगा, एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ये चलते गए, कोई परेशानी है किसी को? ये हो गया सेट पी। उसके बाद में उसने एक सेट H1 डिफाइन किया। आराम से देखिएगा जरा ध्यान से, मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। H1 सेट इस प्रकार है कि उसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार हैं कि जिनका रियल पार्ट ऑफ Z हाफ से बड़ा हो। मतलब जो सेट H1 है ना, अब की बार मैं सेट H1 की बात कर रहा हूं। वापिस पढ़ो ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है Z एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं जिनका रियल पार्ट हाफ से ज्यादा हो। इसको आप डायग्रामेटिकली इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, कैसे इमेजिन कर पाओगे? डायग्रामेटिकली। मैंने पूछा रियल पार्ट हाफ वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? तो आप एक काम करो, रियल पार्ट हाफ का मतलब है कि ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर दो, x = हाफ। इस पे जब जब आप मूव करोगे इस लाइन पे, उसका इमेजिनरी पार्ट मतलब y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, बट x कोऑर्डिनेट कभी नहीं चेंज होगा। x कोऑर्डिनेट हमेशा हाफ है। बट मैंने बोला कि वो x कोऑर्डिनेट हाफ की बात ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा है हाफ से राइट में। हाफ से राइट में क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि रियल पार्ट हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो कितने लोग इस बात को फील कर पाए कि सेट H1 ये वाला रीजन है? सेट H1 ये वाला रीजन है। दिस इज अवर H1 रीजन। मतलब सर यहां से कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा, उसका रियल पार्ट चेक कर, हाफ से बड़ा आएगा। तो H1 जो है वो एक रीजन लिखा गया है। रीजन, रीजन, क्षेत्र। हाँ सर। अब एक छोटा सा लॉजिक, क्या ये वाली लाइन इंक्लूडेड है? मतलब H1 का कोई भी एलिमेंट या H1 में लाई करने वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन के ऊपर हो सकता है? तो आंसर इज सर नो, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो हाफ से बड़ा, बराबर भी नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट सेट H2? H2 सर सेम, वो बोल रहा है कि जो सेट H2 है उसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनका रियल पार्ट माइनस हाफ से छोटा हो। तो सेम लॉजिक से मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, कौन से वाली? माइनस हाफ वाली। समझे? ये वो जो लाइन है ये है x बराबर माइनस हाफ। इस लाइन पे अगर आप चलोगे तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ होगा, मतलब उनका रियल पार्ट माइनस हाफ होगा। आप चाहते हो रियल पार्ट जो है वो माइनस हाफ से भी छोटा हो, तो आपको इसके लेफ्ट में जाना है, और इस लाइन के ऊपर भी आप नहीं घूम सकते। दिस इज अवर सेट H2। ये H1, ये H2, ये रहा सेट P। क्या मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ इधर। The set of all the complex numbers Z1 belongs to P intersection H1। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा एक और चीज, ये P वाला तो सर सेट बना दो ना, मजे आ जाएंगे। मैंने कहा ले, जो P वाला सेट है उसमें कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? बोले सर उसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर वही हैं जो आप इस ओमेगा की पावर निकाल निकाल के ला रहे हो। और ओमेगा की अलग अलग पावर चाहे आप कैलकुलेट करते रहो, अगर ओमेगा का मॉड्यूलस 1 है तो इनकी सभी पावर्स का मॉड्यूलस 1 होगा। कैलकुलेट करके देख किसी का भी मॉड्यूलस। इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं P वाले, ये एक सर्कल पे लाए करते हैं जिसका सेंटर कौन होगा? बोलो भाई प्लीज। सर ये होगा दिस इज सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस बराबर 1। सेंटर तो इसका ओरिजिन है और इसकी रेडियस 1 है। ये सारे लोग जो हैं ये इसी पर ही बैठे होंगे। मैंने कहा वाह, एक बार थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं? बोले हाँ सर। 30 डिग्री वाले एंगल पर यहां पर होगा ओमेगा की पावर 1। 30 डिग्री वाले फिर 30 और बना दे या 60 बना दे, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर होगा e की पावर आयोटा π/3, मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया 60 डिग्री। ओमेगा क्यूब कितना हो गया? आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री, यहां आएगा। फिर 4 यहां आएगा, 5 यहां आएगा, 6 यहां, 7 यहां, 8 यहां, 9 यहां, 10 यहां, 11 यहां, 12 यहां, 13, 14, 15, 16 चलता जाएगा ऐसे। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं ग्रीन डॉट्स, और H1 और H2 ये रहा। वो बोल रहा है कि Z1 वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन।
मतलब इनमें से वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट माइनस हाफ से बड़ा है, सॉरी जिनका रियल पार्ट हाफ से बड़ा है, वो Z1 है। फिर मैंने पूछा Z2 क्या है? सर Z2 है इसमें से लाई करने वाले वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो H2 में आते हैं, H2 वाले रीजन में आते हैं, मतलब जिनका रियल पार्ट माइनस हाफ से छोटा हो, बस। तो एक चीज ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो इसका जो रियल पार्ट है, सिर्फ रियल पार्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, तो इसका रियल पार्ट है बेटा √3/2। मैंने बात की ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं, इसकी पावर 2 e की पावर आयोटा π/3, π/3 बोले तो 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो जैसे ही आपने इसका ओमेगा स्क्वायर किया, जो इसका रियल पार्ट है वो है हाफ, इसका रियल पार्ट है सर 0, इसका रियल पार्ट जो है वो आएगा माइनस हाफ। कैसे पता सर? ओमेगा की पावर 4 का कैलकुलेट करके देख लो। सर विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम कर, पावर 4 अगर लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा 4π/6 मतलब 2π/3, 2π/3 मतलब होता है बेटा 120, कॉस 120 होता है, कॉस 120 डिग्री इज कॉस 90 + 30, कॉस 90 + 30 होता है माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है ओमेगा की पावर 4 का रियल पार्ट आएगा माइनस हाफ। यहां पर जो मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ रियल पार्ट लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। फिर 5 में सर इधर हो गया और इधर हो गया, आप इसको चेक कर सकते हो, दिस इज 5 6 और ये आएगा ओमेगा की पावर 7। आप चेक कर सकते हो खुद, इसका भी रियल पार्ट माइनस हाफ होगा। 8 9 10 10, ओमेगा की जो पावर 10 है इसका जो रियल पार्ट है वो हाफ आएगा, चेक कर लीजिए आराम से। इसकी पावर 10 लगा, जो भी एंगल बनेगा उस एंगल पर कॉस की वैल्यू चेक कर, हाफ आएगी, चेक करना बेटा, खुद चेक कर। तो मतलब सर आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों का रियल पार्ट हाफ है और इन दोनों का रियल पार्ट माइनस हाफ है। तो मैंने पूछा कि इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है। अब पहले H1 के बारे में सोचो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, पहले आपको ये वेरीफाई करना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस लाइन के इधर लाई करते हो और P में भी हो, तो ये और ये 3 बचेंगे सिर्फ। क्या आप इस लाइन के ऊपर से पॉइंट उठा सकते हो? नहीं जी, रियल पार्ट हमें हाफ से बड़ा ही चाहिए, बराबर भी नहीं चाहिए। सिमिलरली इस तरफ ये 3, इन तीनों में से कोई भी एनी वन कैन बी Z2, समझने वाली बात है, क्योंकि उसने बोला है इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट आएगा वो Z2 है, तो ये 3 इंटरसेक्शन आ रहे हैं, इनमें से Z2 कोई भी हो सकता है, और इन तीनों में से कोई भी Z1, ठीक है, आया ना। और ओरिजिन जो है उसने लिखा है O इज द ओरिजिन। अब वो पूछ रहा है अलग अलग एंगल्स, मतलब इनके पॉसिबल एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं। दिस इज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये जो सवाल है ये मल्टीपल करेक्ट है। आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखोगे, इस सवाल की ब्यूटी देखोगे, खूबसूरती देखोगे, तो इसमें पेन बहुत कम चलाना है, समझदारी से सारा काम करना है आपको, बस। अब उसने पूछा कि एंगल बताओ, ध्यान सुनना मतलब आप एक काम करो, Z1 को एक जगह फिक्स कर दे पहले, मान ले कि Z1 ये वाला है, तो Z1 फिर ओरिजिन तक जाना है, फिर Z2, फिर Z2 को बदल रहा हूं, तो मुझे ये वाला एंगल बता कितना होगा। सर ये एंगल 30, ये एंगल भी 30, सुनता जाना आराम आराम से, ये Z1 उठाया, ये Z2 उठाया, Z1 और Z2 एंगल निकाल रहा हूं, 30 30 टोटल एंगल 180 होता है, 60 हटा दीजिए सर, 30 और 30 60 हटा दीजिए, कितना बचा 120। तो एक एंगल वैल्यू पॉसिबल जो है दिस इज 120 डिग्री, बहुत बढ़िया। अभी Z1 को फिक्स ही रख, अब यहां से लेके यहां चल, ठीक है, Z1 O Z2, Z1 फिक्स, Z2 बदल रहा हूं। सर ये वाला एंगल 30 हटा दो, ये जो एंगल आएगा Z1 O Z2, ये वाला एंगल जो आएगा ये कितना है न्यूमेरिकली, सर ये है 150, कितना आ रहा है 150 डिग्री, बहुत बढ़िया। फिर एक काम कर, Z1 यही रख, O Z2 ये रहा, ये भी 30 और ये भी 30, आप देख पा रहे हो, तो मतलब सर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसका जो एंगल होगा दैट इज पाए, कितना एंगल होगा बेटा 180 डिग्री। अब फिर एक बच्चे के दिमाग में आया, सर आपने Z1 को ये रख के यहां पे Z2 बदलते गए, अगर मैं Z1 ये लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल निकालेगा तो वो कितना आ रहा है 30 हटाएगा 150, फिर तू अगर ये वाला एंगल निकालेगा Z1 O Z2 तो 180, फिर तू अगर ये वाला एंगल निकालेगा ठीक है, तो ये वाला एंगल फिर से कितना आ जाएगा 150 डिग्री, 30 यहां से हटा दे, 30 यहां से हटा, ठीक है, मतलब इसमें भी 30 हटाएगा ना तो 150 डिग्री,
ठीक है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचो, आपसे एंगल का मैग्नीट्यूड पूछा इस पर। फिर मैंने पूछा कि एक बोला सर मैं ये वाला एंगल लेना चाहता हूं, मतलब ये वाला Z1 लेना चाहता हूं, ये 180, ये 150 और ये 120। तो पॉसिबल एंगल्स निकल निकल के क्या आ रहे हैं सर? पॉसिबल एंगल यही 3 निकल के आ रहे हैं। इनमें से कौन से ऑप्शंस में बैठे हैं? 120 डिग्री 2 π/3 बिल्कुल सही, π/2 π/6 गलत बात सर। 150 डिग्री 5 π/6 150 डिग्री होता है सर, वो 180 डिग्री वाला इसमें है ही नहीं, तो ठीक है, ऑप्शन इज सी एंड डी। बढ़िया सवाल, बेहतरीन, जोरदार, मजेदार। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी विद अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। नाउ ये फिर से क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 का ही है, ऐसा नहीं है कि 13 वाले पेपर से मुझे ज्यादा लगा हुआ है, बट 13 वाले पेपर में ज्योमेट्री का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। अगर आप अपने दिमाग की नसें खोलना चाहते हो तो ये वाले सवाल जो है ये जोरदार है। देखो वापस से सर, अब की बार फिर से मैंने बोला था सेट थ्योरी उनके हर सवाल में दिखाई देती है, तो आपको सेट थ्योरी से परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप सेट 1 को देखते हो तो वो ये बोल रहा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो मैंने पूछा ये पहले वाली जो इक्वेशन है ये क्या लिखी हुई है? मॉड ऑफ z लेस देन 4, मतलब सर अगर मॉड ऑफ z बराबर 4 होता तो सेंटर ओरिजिन और रेडियस 4 होती, लेस देन 4 है तो मतलब वो इस सर्कल के अंदर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा सेट S1, इसके अंदर लाई करने वाला हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर S1 का पार्ट है। फिर यहां आ जाओ, रियल पार्ट ऑफ सेट S3 जो सबसे आसान है, बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ Z 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सेट S3 अलग से देखना चाहते हो तो एक बात बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? इस तरफ कहीं भी ले लो सर, क्योंकि जो पार्ट आप शेड कर रहे हो, ये पार्ट जो आप शेड कर रहे हो, इसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रियल पार्ट पॉजिटिव हो गया। अब बचा सर ये S2, ठीक है, जिसमें वो बोल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, और इमेजिनरी पार्ट इसका निकालने के लिए आपको Z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लेना, नजर में आंखों में संभालो, और ये भी देख लो। अब जरा देखना एक मजेदार चीज क्या है, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके लाया हूं जाकि हमारा टाइम बच जाए। क्या है वो, ये लो, वाह सर ये बढ़िया है। ये आपने बढ़िया किया टाइम बचाने के लिए, वरना मैं ये कैलकुलेशन आपके सामने भी कर सकता था। ऐसा मत सोचिएगा कि ये वो वाली कैलकुलेशन है जो सर को नहीं आती, इसलिए सर लिख के लाए, नहीं जी, टाइम बचाने के लिए। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा का क्या चाहिए? इमेजिनरी पार्ट। तो उसके लिए मैंने z की जगह x प्लस आयोटा y पुट किया, न्यूमरेटर में ही रियल पार्ट एक साथ, x माइनस 1 एक साथ और आयोटा वाली टर्म्स एक साथ। तो x माइनस 1 कॉमन एक साथ लिखने के बाद में इन दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन लोगे तो y प्लस रूट 3। नाउ सर डिनोमिनेटर में 1 माइनस रूट 3 आयोटा है, तो हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आ रहा है 4। बहुत बढ़िया। अब आप हमें इमेजिनरी पार्ट चाहते हो तो मैंने पूरी मल्टीप्लीकेशन दिखाई है। इस 1 को अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो एक x माइनस 1 का फैक्टर आएगा और एक आएगा आपके पास आयोटा इंटू, एक आएगा आयोटा इंटू वाई प्लस रूट 3, है ना? हाँ, और मैंने आयोटा कॉमन लेके लिखा हुआ है, ये रहा y प्लस रूट 3। ठीक है जी। और दूसरा जो पार्ट आप देख सकते हो वो क्या है? आयोटा रूट 3 वाले को इससे जब पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 इंटू रूट 3 आयोटा, x माइनस 1 इंटू रूट 3 आयोटा कॉमन ले लिया, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 y प्लस रूट 3 इंटू वाई प्लस रूट 3 आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1, तो रूट 3 बाहर, ये माइनस 1, ये रूट 3 y प्लस रूट 3। हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से मतलब है। तो ये 4 दोनों जगह डिवाइड होगा, तो मुझे इस पूरे का सिर्फ और सिर्फ आप मुझे इमेजिनरी पार्ट बता दीजिए। सर इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ है ये पूरा, तो ये लिखा हुआ बेटा रूट 3x अंदर भेज माइनस रूट 3 y प्लस रूट 3, और डिनोमिनेटर में 4 है, इसको मत भूलना क्योंकि ये 4 दोनों जगह डिवाइड होगा। ना सर ये और ये गया तो आप बोल सकते हो ये आ रहा है रूट 3x प्लस वाई अपॉन 4। तो इस पूरे का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आया रूट 3x प्लस वाई अपॉन 4। अब हम चलते हैं सेट S2 पर। तो वो भैया बोल रहे हैं कि सेट S2 में हमें क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट को 0 से बड़ा करना है। तो ये आया इमेजिनरी पार्ट, रूट 3x प्लस वाई अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 0। यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि रूट 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, ये बहुत जोरदार आपने बोल दिया। मतलब
S2 में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से सोचिए, किसके हिसाब से सोचिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। S3 एक बार हटा रहा हूं, S3 का मतलब है, याद रखना, दैट इज कौन कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ भूल जा, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार लीनियर इनइक्वालिटी वाला दिमाग लगा। क्या बताया था, ये लीनियर इनइक्वालिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करती है। सर पहले हम एक काम करेंगे, इसको प्लॉट कर लेते हैं इक्वालिटी बनाकर। √3x प्लस वाई बराबर 0, दैट इज y बराबर -√3x। तो ये एक लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास करती है। -√3 मतलब जो इसका स्लोप है या जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये एंगल बना रही है, दैट इज -60 डिग्री। ये कितना एंगल बना रही है बेटा, -60 डिग्री, बिकॉज इसका स्लोप -√3 है। अब वो बोल रहा है कि ये तो आपने इक्वालिटी बना दी, ग्रेटर देन 0, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले ले जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट आपने जिस तरफ से पुट किया है उसी तरफ वाला रीजन। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये वाली लाइन है? क्या आप ये बात समझ गए? मैंने √3x प्लस वाई बराबर 0 वाला लाइन ड्रॉ की, ये इस तरफ से -60 डिग्री है बिकॉज स्लोप -√3 है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये एंगल बना रही है। इसके ऊपर क्यों गए, बिकॉज ऊपर वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर आपने ओरिजिन क्यों नहीं रखा, बिकॉज ओरिजिन से तो ये पास ही कर रही है। तो अब फटाफट मुझे बताओ कि ये तीनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। S1, S2, S3 का इंटरसेक्शन लेकर आपको एक सेट S बनाना है। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकाल के लाओ जो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। और तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए अब ध्यान सुनना, ये वाला वो सर्कल है, ये वाला वो सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है, रेडियस इज इक्वल टू 4। सर अगर आप इस एंगल को ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल -60 डिग्री है, और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है बेटा √3x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। अब हम फटाफट उस रीजन को ड्रॉ करते हैं जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा था। सर पहले वाला रीजन बोलता है, पहले वाला सेट बोलता है कि इस येलो वाले सर्कल के अंदर, सेट S3 बोलता है इस y एक्सिस के इस तरफ, और सेट S2 बोलता है इस लाइन के ऊपर। तो मेरे ख्याल से कि जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन आएगा, क्या वो यही होगा क्या, बोलो। रियल पार्ट पॉजिटिव रखना है, मतलब वाई एक्सिस के इस तरफ, लाइन के ऊपर, सर्कल के अंदर, यही पार्ट है, ठीक है। अब इसका सवाल देखो जरा। सबसे पहला सवाल जो है पैराग्राफ टाइप सवाल है, तो पूछ रहा है एरिया ऑफ एस, जो सेट एस के अंडर एरिया कितना आ रहा है। तो सेट एस कौन कौन सा है, सर ये पूरा है। इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे है यार, आसान बता तो दे। बोले सर एक बार अर्जुना जेई में क्लास लगाओ, आसान लगेगा आपको भी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, बोले हाँ। देखना जरा ध्यान से, रेडियस इसकी भी 4, इसकी भी 4, तो जो इसका एरिया है वो एरिया आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही। सर एरिया आप एक काम करो, पहले तो इसका एरिया जोड़ दो, मतलब ये कितना है, ये है क्वार्टर सर्कल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। या फिर एक काम करना, सीधा ये एक सेक्टर ही तो बन रहा है यार, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर में सर एरिया कैसे लिखते हैं, कंप्लीट एंगल 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। आर है 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। हाँ ठीक है, यहां पर 5 और यहां पर 12, ठीक है, और यहां पर 4 और यहां पर 3। सर ये आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3। दिस इज अवर आंसर। कोई है क्या ऑप्शन में 20? अरे वाह, बबीता जी बैठे हैं। टप्पू इज द करेक्ट आंसर। ये सब नाम सुन के थोड़े पुराने चीजें, यादें जब ताजा होती है तो मजा आता है यार, ध्यान रखना। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा। शाबाश। उसने एक और सवाल पूछ लिया, पूछने का तरीका देखो, बाकी सब मत देखो, सवाल मैं समझा दूंगा, उसके बाद में तुम्हें सवाल की धज्जियां उड़ा दोगे, बट पूछने का तरीका तो देख कहां पर क्या लिखा है, क्योंकि ये तरीके ही बच्चों को पेपर में परेशान करते हैं। बोले सर ये क्या पूछ रहा है, उसने बोला, समझ गए हो तो बताना जरा, 1 - 3 आयोटा में से z घटाया है, और मिनिमम यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इसी को सिंप्लीफाइड मैनर में पूछ रहा हूं, इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी। सर ये z कौन है, उसने लिखा है z बिलोंग्स टू सेट s। जो z है वो सेट s से बिलोंग करता है। मतलब वापस आते हैं इस सवाल पे, इस पे हमारा जो z है वो इस सेट में, सेट s में यहां कहीं घूम रहा है,
हमें एक पॉइंट दिया गया जिससे हमें मिनिमम दूरी बतानी है। वो पॉइंट कौन सा है? मेरे ख्याल से आप इसका पॉइंट बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है सर। दिस इज 1, -3 है ना? ठीक है, तो अब मैं आपसे एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछता हूं। यही ज्योमेट्री है, यही ज्योमेट्री है। डायग्राम से एनालाइज करो, जवाब फटाफट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से धमाधम पेलते जाओ। सर एक बार बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से वाला? 1, -3 कितने लोग एग्री करते हैं 1, -3 यहां होगा 100%। ये वाला जो पॉइंट है ये है 1, -3। एक बच्चे को डाउट आया कि सर आपको कैसे पता यही होगा? तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -3, इसकी रेडियस 4 है, तो ये वाला पॉइंट -4 है, तो इससे तो ऊपर ही होगा। मैं पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट और इस रीजन में लाई करने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाइए, इस प्रकार उठाना कि उनके बीच की दूरी जो हो मिनिमम हो। सर डायग्राम से देखते ही पता चल रहा है। मैंने पूछा क्या पता चला, मुझे भी तो बता। सर मिनिमम डिस्टेंस इज दिस वन, ये वाली, इस पॉइंट और यहां पर ये वाली जो दूरी होगी, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसका मतलब सर सिंप्लीफाइड वे में आप हमसे क्या पूछ रहे हो? जो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है वो आप 1, और इसके बीच की क्या पूछ रहे हो? डिस्टेंस पूछ रहे हो, डी। बता सकते हो क्या? क्योंकि यहां पे लाई कर रहा है तो इससे इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, यही मिनिमम है। बाकी कोई भी डिस्टेंस निकालोगे किसी भी और कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो इससे ज्यादा ही आएगी। तो हमें कम से कम चाहिए। शुरू हो जाओ। सर इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, आपने x की जगह 1 रखा, y की जगह 3 रखा, वो भी नेगेटिव का, अपॉन a² + b² का रूट, दैट इज 2। सर ये आ रहा है 3 - √3/2। क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड हटाओगे, अभी ये नेगेटिव लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन से और मल्टीप्लाई करो, तो 3 - √3/2 इज द आंसर। 3 - √3/2, 3 वाह, चंपक चाचा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ज्योमेट्रिकली अगर आप इन चीजों को सोचते हो तो कितना जोरदार है, देख पा रहे हो? कितनी मतलब तेजस्वी बातें बोली गई है, कितनी शानदार बातें बोली जा रही है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक और बात खुद सोचोगे क्या? सवाल थोड़े रैंडम है, इधर उधर से उठा के लाया हूं, बट वो सवाल वही है जो ज्योमेट्री क्लिक कर दी तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। ये बढ़िया, पढ़ो, आराम से पढ़िए प्लीज। आईआईटी एडवांस 2010 का सवाल है, आईआईटी वालों का। मुझे एक कहानी दी गई और वो कहानी मुझे साफ साफ जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, वायरस का प्रोटेक्शन थ्रेट आ रहा है भैया, बोल रहे वायरस आ गया है। अरे भैया हम पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, हमारे कभी वायरस वायरस कुछ नहीं आता, हमें देखकर दूसरे लोग वायरस के शिकार हो जाते हैं। एटीट्यूड ये रखने का है अपने को। आ जाओ, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, Z1 Z2 टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और जो यहां पर t है, जो t वहां पर यूज हो रहा है, t एक रियल नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, रियल नंबर है जो 0 और 1 के बीच में। आर्ग्यूमेंट ऑफ w लिखने का मतलब है हम उसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। उसने सारी बातें सवाल में बता दी। मैंने पूछा ये क्या लिख रहा है, क्या ये क्या दे दिया सर? बहुत सिंपल सी जानकारी, आपको उस जानकारी को कैच करना और यहां पे अलग अलग जानकारियां लिखी हुई है। आप एक काम करो, बस टी को अकेला करो, इसमें टी को एक तरफ रखना। अभी बताता हूं क्या कर रहा है उसने, जुगाड़बाजी देख पा रहे हो? आईआईटी का सवाल क्यों डिफिकल्ट होता है वो देखो आप। Z1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आईआईटी का सवाल इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर आप उसको एक सटीक तरीके से सोचो तो वो तुरंत जवाब देने स्टार्ट करता है, बोल बोल बोल। बट अगर आप उसको सटीक तरीके से नहीं सोचो तो फिर चाहे आप कुछ कर लो, कितना पीट लो, मार लो, रगड़ लो, घसीट लो, जवाब देगा ही नहीं। प्यार से पूछो, ध्यान से सोचकर, तुरंत बता देगा, बोले यही जवाब है। ये आईआईटी के सवालों की खास बात है। आईआईटी के ओनली 0.0000001% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा टाइम लगे और जो कि कैलकुलेशन वाइज टफ हो या फिर सच में डिफिकल्ट हो। बाकी सब क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं ऐसे, बस आपको खूबसूरती पहचाननी है। सर इसको इधर लेके गए, सुनते जाना। Z - Z1, और इन दोनों से अगर मैं t कॉमन लूं तो Z2 को पहले लिख रहा हूं बिकॉज उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये लिखा हुआ है। आपने बोला t को अकेला करना है, मैंने कहा सही। यहां पहुंच गए क्या? मतलब जो इंफॉर्मेशन उसने दी उसी इंफॉर्मेशन को मैंने ऐसे लिखा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में कभी कोई रियल नंबर फंसा और वो बोले कि सवाल में ये रियल नंबर है, उसको अकेला करो। अकेला करते ही वो अपने आप धमाधम जवाब देने स्टार्ट करेगा। एक बात बताओ तो, क्या आप यहां से एक जवाब जान पाए? सर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप सॉल्व करोगे
तो ये t के बराबर आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज, पहले तो ये बोल रहा हूं इंग्लिश में, इज प्योरली रियल। कैसे सर, कैसे? क्योंकि ये पूरा t के बराबर और t खुद रियल है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हुआ क्या? हाँ सर। क्या आप लोगों को पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होते हैं उसमें z और z बार बराबर होते हैं? सर आपके दिमाग में फिर से z बार कहां से आ गया, हमें भी तो बता दो। ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी ही प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले इसका कॉन्जुगेट बता फिर बताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ ऑप्शंस में z बार बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और z बार जो है वो इसी तरीके से पिक्चर में लाया जाता है। इससे पहले भी एक सवाल में लेके आया था, अब फिर लाके दिखा रहा हूं, तो मत छोड़ देना। सर एक सेकंड, ये बात सही लिखी हुई है? मैंने कहा हाँ। अगर ये बात सही लिखी हुई तो ये भी सही लिखा हुआ है। सर नहीं समझे, अबे ध्यान से तो देख, जब तू इसको लिखेगा तो ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार बराबर, इसको इधर लेके जाएगा z2 माइनस z1 इंटू, इंटू बोल रहा हूं चिंटू। बहुत बढ़िया सर, ये बढ़िया है। तो यही तो ये लिखा हुआ है, देख z माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, छोटा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था ना 2 क्रॉस 2 का, ए बी सी डी हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर 0, माइनस वाली टर्म को उधर ले जाके सोचो। तो z माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस के बाद में क्या लिखोगे, z2 माइनस z1 वो लिखा हुआ और z माइनस z1 बार वही लिखा हुआ। मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन सी चमक गया। सर ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये साफ साफ ज्योमेट्री की तरफ जा रहे हैं, यहां से तो थ्योरेटिकल रिजल्ट से काम चल गया, ज्योमेट्री। मैंने आपको बहुत पहले ये लिखवाया था, आप इस बात से नहीं डिनाई कर सकते, आप कॉपी जाके देखिए आपको लिखी हुई मिलेगी बात। ऐसे लाइन में लिख रखा है, पिंक पिंक बॉक्स बनाए, मुझे आज भी याद है, स्लाइड होगी पिंक बॉक्स, इफ z इज प्योरली रियल z बराबर z बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर 0 या फिर पाए, कहां पर लाया कर रहा होगा, सारी चीजें लिखी हुई है, उसी को तो यूज कर रहा हूं। जब आपको पता चलता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा प्योरली रियल है तो क्या आप उसका आर्ग्यूमेंट ये बोल सकते हो? जीरो या फिर पाए, है ना? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्ग्यूमेंट 0 या फिर पाए होता है। अब की बार एक चिंटू बोला सर अब की बार पाए नहीं आएगा आंसर। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर t के बराबर है और t जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, पहली चीज तो। मैंने कहा वाह, कैसे पता चला? बोले ये दे रखा t पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो अगर पॉजिटिव है मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी तरह सोच, ये क्या नंबर है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अप्लाई करेगा, इसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा। बोलो, है ना? अब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पता है क्या? बोलो बोलो बोलो, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या? हाँ सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ m अपॉन n किसके बराबर होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ m माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ n, यही तो लिखा हुआ है। z माइनस z1 z2 माइनस z1 बराबर, हाँ सर ऑप्शन डी भी सही है। ये वाली बात अभी हम सर्च करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों जगह z1 मतलब z है, हमारे यहां पर z2 z1 एक साथ है, तो ऑप्शंस ध्यान से देख लेना पहले, ठीक है? तो अभी मेरे पास ए और बी ऑप्शंस बच गए, ठीक है? अब मैंने पूछा, यहां से कुछ चीज समझ में आ रही है यार, ये दोनों मतलब इन दोनों का अगर आर्ग्यूमेंट बराबर है या फिर किसी का आर्ग्यूमेंट 0 ऐसे आता है, तो आप ये बात जानते हो ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये यहां से 0 हटाकर आप अगर यहां बराबर लगाते हो तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, दोनों का आर्ग्यूमेंट बराबर है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे जिसमें से z1 z2 आर फिक्स, z आप मूव करवाओगे। तो मैंने बोला कि z1 यहां फिक्स कर देता हूं, z2 यहां फिक्स कर देता हूं। सुनना, अब z जो है वो कहीं भी हो सकता है, मैंने z को यहां लेके देखा तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये आएगा आपके पास z1 से z2 की तरफ, बहुत बढ़िया। ये वाला जो वेक्टर आएगा ये z से z1 से z की तरफ, बहुत बढ़िया। तो z इस पोर्शन में लाई कर सकता है, z इस पोर्शन में लाई कर सकता है, हाँ सर, ठीक है, अभी तो यही सोच रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि z यहां लाई कर सकता है क्या, z इनके बीच में? बोले सर अभी चेक कर लेते हैं। मैंने पूछा कैसे चेक करेगा? बोले z1 से z2 वाला वेक्टर तो यही है, ये वाला वेक्टर तो यही है, z1 माइनस z2 माइनस z1। अब अगर आप यहां z लोगे तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, z1 से z की तरफ। तो अगर आप वेक्टर z यहां लेते हो इस बीच वाले में तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाना।
Z जो है इस Z2 के इस तरफ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। आपको डाउट आएगा, आपको लगेगा कि गलत कर रहे हो सर आप, नहीं जी। Z मैंने यहां लिया तो Z1 से Z की तरफ जाने वाला वेक्टर ये और Z1 से Z2 की तरफ जाने वाला वेक्टर ये, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब आर्गुमेंट बराबर है, वही बात लिखी हुई है। हाँ Z आप इस तरफ नहीं ले सकते, लेके देख, क्योंकि अब ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर पैरेलल नहीं है, इनके बीच का आर्गुमेंट पाई आना चाहिए था, पाई हो नहीं सकता। तो अभी मिली जानकारी के हिसाब से हमें यह पता चला कि यहां पर Z1, यहां पर Z2 और ये, ठीक है। इस पोर्शन में Z नहीं लाई कर सकता, यहां और यहां लाई कर सकता है। मेरा अगला आर्ग्यूमेंट सुनना जरा, मतलब अगला आर्ग्यूमेंट मतलब अगला तर्क सुनना, वो वाला आर्ग्यूमेंट, Z यहां भी नहीं लाई कर सकता। क्यों सर? इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से देख, उसने एक चीज और दी है कि Z जो है, जो T है, वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, वो 1 से छोटा भी है। अगर 1 से छोटा है तो एक छोटी सी चीज चेक करने के लिए बोलूं, सिर्फ एनालिसिस, अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लूं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, तो आपको यह चीज समझ में आती है कि मैग्नीट्यूड इसका इज लेस देन, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इससे कम होगा? कैसे? दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाओ, टी का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड भी 1 से छोटा, इस पार्ट को इधर लेके गया हूं, यही लिखा हुआ। मतलब ये जो वेक्टर बनेगा, जो आप यहां Z ले रहे थे, थोड़ी देर पहले सुनना जरा, आप यहां Z ले रहे थे कि यहां क्यों नहीं आएगा, आपने ये वाला वेक्टर बनाया Z1 से Z की तरफ, दूसरा वेक्टर आपने बनाया Z1 से Z2 की तरफ। इन दोनों में से वेक्टर डायग्राम देखकर बता मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा आ रहा है? सर Z माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ जा रहा है और Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड कम हो जा रहा है। इस वजह से यहां पर आप नहीं ले सकते Z। हाँ, जबकि आप इसके बीच में कहीं पर लेते हो, अब मैं फेयर डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखना, अब आप इसके बीच में कहीं लेते हो, यहां पर Z1 है, यहां पर Z2 है, यहां कहीं पर भी Z ले, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में नहीं मतलब यहां ले ले, तो आपको दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से? जो ऊपर लिखा हुआ वेक्टर वो कौन सा है? Z1 से Z की तरफ ऊपर लिखा हुआ वेक्टर कौन सा है? वो ये वाला। और Z1 से Z2 की तरफ जाने वाला वेक्टर ये है। दोनों का मैग्नीट्यूड देख ले कौन सा छोटा होगा। सर मैग्नीट्यूड इस वाले का छोटा है, इसका मतलब सर ये जो Z है ये इनके बीच में बैठा है। तो जो आपने हमें जानकारी दी है, ये जानकारी चिल्ला चिल्ला के ये बता रही है कि Z1, Z एंड Z2 आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। उससे आपका ऑप्शन ए भी चमक गया, बहुत सारे लोगों को ऑप्शन ए दिख गया। कैसे? वो पूछ क्या लिखा हुआ है? सर वो बोल रहा है कि Z1 और Z, मतलब इस वेक्टर के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को घटा रखा है, मॉडुलस लगा रखा है, तो Z और Z1 के बीच की दूरी। फिर उसने बोला कि Z और Z2 के बीच की दूरी। फिर वो बोल रहा है कि ये इन दोनों दूरी का एडिशन Z1 और Z2 के बीच की दूरी के बराबर है। बिल्कुल सही सर, अगर ऐसा डायग्राम बनेगा तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? सही सही बताना प्लीज, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, तो कमेंट बताइएगा प्लीज कि कैसा लगा सेशन। ठीक है, अब सर ये वाला ऑप्शन बी बच गया, इसको आप तुरंत चेक कर सकते हो। देख Z माइनस Z1 तो तुझे वेक्टर दिखाई दे ही रहा है, अब वो बोल रहा है Z माइनस Z2। कितने लोग एग्री करते हैं कि Z माइनस Z2 ये वाला वेक्टर होगा, Z2 से Z की तरफ? इन दोनों का आर्ग्यूमेंट बराबर है कि अपोजिट है? सर इन दोनों का आर्ग्यूमेंट बराबर नहीं है, ठीक है, अपोजिट है। बराबर होता तो पैरेलल आते, समझ में आएगी नहीं सर, ये एंटी पैरेलल है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। कहीं पर कोई हार्ड एंड फास्ट, मैंने आपको डिटेल में समझाया, इस वजह से मैंने टाइम लिया, समझ में आया? वरना कुछ नहीं है सर, कोई कैलकुलेशन नाम की चीज ही नहीं है, ज्योमेट्री खेल के ही काम चला दे रहे हैं। और देखो जी एडवांस 2019 का क्वेश्चन देखिए प्लीज, पढ़ लो एक बार आराम से सवाल, दिखने में डरावना, सेट थ्योरी का भरपूर प्रयोग और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री का भी यूज। सुनते हैं जरा ध्यान से, देखना क्या बोल रही है। ये बोल रहा है यहां पर एक जानकारी लिखी गई, इस जानकारी को मैं 2 सेकंड्स में डिकोड करना चाह रहा हूं। मैंने माइनस साइन के बाद में इसको ऐसा लिखा, ठीक है, हाँ माइनस साइन कॉमन लेके लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5। सर ये जो है बराबर का निशान लगाकर सोचिए तो ये आ जाएगा आपके पास एक सर्कल जिसका सेंटर है 2,-1 और उसकी रेडियस है √5। मैंने बोला फटाफट ड्रॉ कर ले, 1 2, यहां पर -1, ये रहा पॉइंट 2,-1। सर सेंटर जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास करेगा, कैसे? बिकॉज 2,-1 और ओरिजिन के बीच की दूरी होती है √5। क्या मेरी बात समझ में आती है अच्छे से? यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, तो सर हमें ये तो समझ में आ गया, बट सर यहां तो इनइक्वालिटी लगी हुई थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे कि सर्कल के
बाहर वाले रीजन की बात कर रहा है, ये वाला पोर्शन। तो अब इसके आगे जो कहानी लिखी गई है, बिलीव यू मी, आप में से 70% लोगों को वो कहानी समझ में नहीं आई, और एक बार मैं समझा दूंगा तो तुम उछल उछल के बोलोगे अच्छा सर ये लिखा हुआ था क्या। सुनना जरा ध्यान से, सेट थ्योरी का प्रयोग करेगा, इसको आप सीखिए प्लीज। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूं, क्लास में भी हमने इनकी बातें की थी, जिसमें सेट थ्योरी के थ्रू सवाल समझाया जाए, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है और जेई वाले तो यही कर रहे हैं। ऐसा एक भी सवाल है जिसमें वो सेट की बात ना कर रहे हैं सर, और वो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट इज सच दैट, z नॉट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए ये वाली जो वैल्यू है 1/z नॉट -1 का मॉड, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आती है, मैक्सिमम। z नॉट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए ये वाली चीज मैक्सिमम आए। ऑफ द सेट, वो इस सेट में से बिलोंग करता है, ठीक है, इस सेट में से बिलोंग करता है। और यहां पर जो z आप यूज कर रहे हो वो आप सेट s से उठा के लाए हो। मैंने पूछा ये सेट s कौन सा है, बोले सर सेट s ये वाला, क्योंकि s बी द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनको हम सेट s में डाल रहे हैं। उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से उठाकर मैं यहां कॉम्प्लेक्स नंबर रखूंगा, और इसी का ही एक, मतलब ऐसे आप यहां से इसमें लाई करने वाले कितने हैं भैया, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर, सबको यहां डालना स्टार्ट किया, यहां पर कितने बने, इनफाइनाइट। उनमें से z नॉट कौन सा है, z नॉट वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए ये वाली चीज मैक्सिमम आएगी, ये वाली चीज क्या आएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो हो क्या रहा है, आपको इस सर्कल के बाहर लाए करने वाले उस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है जिसको आप यहां से उठाकर यहां पुट करो तो ये पूरी चीज क्या आ जाए, मैक्सिमम। अच्छा, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मैक्सिमम, मेरी बात ध्यान सुनना, इस चीज से आप रिलेट कर पाओगे, ध्यान रखना। अगर आप 1/z नॉट -1 को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, क्या मैं इसी भाषा को यह भी बोल सकता हूं, आप चाहते हो कि ये ज्यादा से ज्यादा हो, तो सर दिस इज एज सेम एज जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसको आप क्या कर दो, मिनिमाइज, उसको आप क्या कर दीजिए, मिनिमाइज। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर आप इस पूरे को मैक्सिमाइज करना चाहते हो पूरे को, तो डिनोमिनेटर को कम कर दो, ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसको मैक्सिमाइज करना मतलब इसको मिनिमाइज करना। यहां सोचना आसान है, सर ये किसको मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है, ये डिस्टेंस लिखी हुई है 1,0 और z नॉट के बीच में, 1,0 और z नॉट के बीच में। मैंने पूछा z नॉट कौन है, बोले इस सर्कल के बाहर लाई करने वाला कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरी बातों से रिलेट कीजिए प्लीज, z नॉट इस सर्कल के बाहर लाई करने वाला या ऊपर लाई करने वाला भी, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और 1,0 से उसकी दूरी निकालनी है। मैंने बोला अब डायग्राम बनाने का वक्त आ गया है, ध्यान सुनना, ठीक है, डायग्राम बनाने का जो है वो वक्त आ गया है। ठीक है क्या, सेंटर से पास कर रहा है सर, इसके ऊपर और इसके बाहर लाई करने वाला कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। सो सेंटर नहीं, ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका जो सेंटर है वो है 2,-1 और इसकी जो रेडियस है वो है √5। मैंने पूछा 1,0 कहां होगा, ऑब्वियसली सर ये 1 और ये 2, तो 1,0 यहां है। स्ट्रेट लाइन या फिर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये सवाल करवाए हैं, मेरी बात से रिलेट कीजिएगा प्लीज। आप सर्कल के ऊपर घूम रहे हो और मैं आपको कोई पॉइंट दूं, मैं पूछूं कि इस पॉइंट और इस सर्कल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो और आगे बढ़ा दो। ये वाली जो दूरी होगी ये मिनिमम, और ये वाली जो दूरी होगी ये मैक्सिमम, ये सभी लोग जानते हैं। अब ये चाहे पॉइंट सर्कल के अंदर ही क्यों ना हो, मैंने आपको यहां एक पॉइंट दिया, मैंने पूछा सर्कल के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, तो ये रहा इसका सेंटर, इसको ज्वाइन करो, आगे बढ़ाओ, इस तरफ भी आगे बढ़ाओ। ये वाली जो दूरी होगी, जो डायग्राम से देखते ही पता चल रहा है, ये मिनिमम डिस्टेंस मिन, और ये वाली जो दूरी होगी ये मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्स। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको ये बात समझ में आती है, z नॉट वैसे तो इस सर्कल के बाहर है, बट आपको 1,0 से डिस्टेंस मिनिमाइज करनी है, तो कितने लोगों को ये बात दिखाई दी कि सर सेंटर से ज्वाइन किया इस लाइन को, इसको आगे बढ़ाओ, ये वाला जो पॉइंट होगा यही वो z नॉट होगा, क्योंकि z नॉट आप और आगे लेके गए, यहां कहीं लेके गए, तो इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी, इससे दूरी और इससे दूरी, सबसे मिनिमम किस में है सर, इसी पे। तो आप सर्कल के ऊपर या बाहर रह सकते हो, आप सर्कल के ऊपर या बाहर रह सकते हो,
और इस प्रकार घूमना कि ये जो 1,0 से दूरी है वो कम आए, तो मेरे को दिखाई देगा कि ये है वो Z0 डायग्रामेटिकली। आया ना, ठीक है, आया ना। अब मान लेते हैं कि Z0 जो है वो x प्लस आयोटा वाई है, या अल्फा प्लस आयोटा बीटा, या x प्लस आयोटा वाई है, एक ही बात है, या अल्फा प्लस आयोटा बीटा मान लो। वैसे आप चाहो तो एक सर्कल और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, बट इतना दूर आपको जाना नहीं है बेटा। अब यहां से Z0 निकालने के बाद में वो पूछ रहा है इस पूरे का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ। मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 4 माइनस Z0 प्लस Z0 बार अपॉन नीचे Z0 माइनस Z0 बार प्लस 2 आयोटा। सुनता जाना आराम आराम से। सभी लोग जानते हैं अगर ये Z0 है तो Z0 बार कितना हो जाएगा? सर दैट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। दोनों का एडिशन सबको दिखाई दे रहा है, दोनों का एडिशन 2 अल्फा, और Z0 में से Z0 बार घटाओगे तो वो आ जाएगा 2 आयोटा बीटा, और यहां पर 2 आयोटा ऑलरेडी है। ऊपर से 2 कॉमन लो तो यहां बचेगा 2 माइनस अल्फा। डिनोमिनेटर से अगर आप 2 आयोटा कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा बेटा बीटा प्लस 1। देखते रहना, मैंने 2 और 2 उड़ा दिया, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हम डिनोमिनेटर में आयोटा देखना पसंद नहीं करते। आयोटा इंटू आयोटा -1, उसको ऊपर एडजस्ट कर रहा हूं, तो मैंने उसको एडजस्ट करते वक्त इसमें -1 मल्टीप्लाई किया तो अल्फा -2, ऊपर एक आयोटा और नीचे बच रहा है बीटा प्लस 1। तो हमारे पास जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कितना आया? ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी रियल पार्ट है, वो तो 0 है, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका आंसर या तो प्लस π/2 या माइनस π/2 होगा। ऑप्शन में सिर्फ प्लस π/2 है, ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है जी, बिल्कुल सही। ऑप्शन में जो है वो क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हाँ, ये माइनस π/2 भी होगा एक, ठीक है। तो मैं आपको वापस, हाँ वो सही है, आप मत घबराइए। कुछ लोग बोलेंगे सर हम चेक करेंगे, वहां पे कहीं नहीं, चेक कर लेना, ठीक है। एक ऑप्शन π/2, एक माइनस π/2 दोनों, और ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2019 का है, ध्यान सुनो ना। क्या बोल रहा था मैं? सर अगर जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तो इसका रियल पार्ट 0 आया और इमेजिनरी पार्ट बचा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इमेजिनरी पार्ट ये मतलब प्योरली इमेजिनरी, या तो प्लस π/2 या माइनस π/2। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट हुआ पॉजिटिव तो इसका आर्ग्यूमेंट आएगा प्लस π/2, इमेजिनरी पार्ट हुआ नेगेटिव तो इसका आर्ग्यूमेंट आएगा माइनस π/2। डायग्राम के हिसाब से आप देखिए, आपने Z0 को अल्फा प्लस आयोटा बी बोला है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये अल्फा कॉमा बीटा है। कितने लोगों को डायग्राम से दिखाई दे रहा है सर अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो मतलब अल्फा यहां लाई करेगा? अल्फा मतलब 1 से छोटा है, और अगर अल्फा 1 से भी छोटा है, मतलब ऐसे अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव है, बट अल्फा 1 से छोटा है। कैसे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही होता है, इस पॉइंट को आप बोल रहे हो अल्फा बीटा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ही है, लेफ्ट में ही लाई करेगा। तो कितने लोगों को यह दिखाई दिया कि इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है? देख लो आराम से। और अगर आपको ये नेगेटिव दिखाई दिया तो ये प्योरली इमेजिनरी, बट इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऑप्शन सी चंपक चाचा इज करेक्ट। समझ में आया ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा आप ये भी कर सकते हो, आप इस लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है। जैसे कि लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 1। देख लो आराम से, हाँ स्लोप वगैरह निकाल कर। और सर ये जो पॉइंट अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। आया ना? तो जहां पर आपको बीटा प्लस 1 दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ 1 1 जोड़ा तो यहां पे 2 हो जाएगा, और तो ये आ जाएगा 2 माइनस अल्फा के बराबर। तो बीटा प्लस 1 जो है, सॉरी, या फिर आप ऐसे बोलो ना यार, बीटा कितना आ जाएगा सर? 1 माइनस अल्फा के बराबर। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर लिखा हुआ अल्फा माइनस 2, बीटा की जगह मैं 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, तो आ जाएगा 2 माइनस अल्फा, और ये इसके साथ लिखा हुआ आयोटा। सबको दिखाई दे रहा है सर ये माइनस आयोटा लिखा हुआ है, मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज 0, -1, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा माइनस π/2। इसीलिए मैंने वो चेंज किया, बिकॉज माइनस π/2 इसका आंसर है और वो ऑप्शन भी नहीं था, इस वजह से। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया। पूरा सवाल ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़िएगा। एक और देखो फटाफट, ये एडवांस 2020 का, जिसमें हमें कुछ रिलेशन दिया होता है, जिसमें हम x प्लस आयोटा वाई डालकर ये पता करते हैं कि वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है। वहां से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है। जैसे कि इस टाइप के सवालों में जब आप देख रहे थे तो यहां से हमें देखते ही पता चल जा रहा है कि वो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है जो इस सर्कल के बाहर या इसके ऊपर लाई करते हो।
बट सर अब की बार इस सवाल में वो किन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है वो नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए आपको x प्लस आयोटा वाई पुट करना पड़ेगा। पूरा सवाल ध्यान से पढ़ा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यस यस यस। जब मैं इस पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ता हूं तो वो लिखा हुआ है फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ z डिनोट्स द, ये पता है, सेट S बी द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से सेट थ्योरी, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का उसने एक सेट बना दिया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वेयर आयोटा इज रूट अंडर -1 द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दिस, इस पे आते हैं। Z1 Z2 जो है वो सेट S से बिलोंग करता है, सेट S में वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करें। Z1 और Z2 इस प्रकार लेने हैं, Z1 वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो, Z2 वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव हो, और Z1 Z2 के बीच की मिनिमम दूरी बतानी है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये डिस्टेंस लिखा हुआ और उसका भी स्क्वायर। तो अभी सिर्फ आप भूल जाइए, आपको सिर्फ अभी इस बात पे फोकस करना है कि भाई साहब ये लिखा क्या हुआ है, इसको सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे लाए करते होंगे। पहली चीज, जब मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे सब जगह z स्क्वायर का स्क्वायर, मॉड्यूलस का स्क्वायर, और यहां पे z स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने थोड़ी देर के लिए z स्क्वायर को क्या बोल दिया, t। ठीक है, हाँ, z स्क्वायर को मैंने क्या बोला बेटा, t। अब मैं जब इस इक्वेशन को देखता हूं, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, आप z स्क्वायर को z बोल दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा ही बोल सकते हैं, ताकि मुझे ये, फिर अब कुछ लोग बोलेंगे सर z तो 0 और 1 हो गया, तो z स्क्वायर को t बोल दे बेटा, सुनता जाना आराम आराम से। तो जैसे ही मैंने z स्क्वायर को t बोला, ये इक्वेशन क्या लिखी हुई दिखाई दे रही है, t स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ t का होल स्क्वायर, और सर ये लिखा हुआ है 4 आयोटा t। ठीक है, अब आप इसमें इस सवाल को ऐसे देखो, सर जहां पर t क्या है, ऑब्वियसली t भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हो, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करके देख, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो t भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको यहां से पता करना है कि t क्या है, मतलब इसमें क्या जुगाड़बाजी हो रही है। तो मैंने क्या किया, t की जगह x प्लस आयोटा वाई रख दिया, ठीक है, पता करने के लिए। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और फिर माइनस साइन के बाद में इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो मॉडुलस का स्क्वायर होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके आगे एक माइनस साइन, और यहां लगा दिया 4 आयोटा, और t की जो वैल्यू है दैट इज x प्लस आयोटा वाई। सुनता जाना, मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भाई साहब किस पे लाई करते हैं। ठीक है सर, ये और ये गया, ठीक है, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा -2y स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है 2xy आयोटा माइनस 2y स्क्वायर। दिख रहा है सबको, यहां से आप 2y कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा x आयोटा माइनस y, और अगर मैं इसमें से कितना कॉमन लूं, 4 कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा आयोटा x माइनस y। यही है क्या, हाँ सर। नाउ आप ये मत कर देना कि इसको और इसको उड़ा दो वरना गड़बड़ हो जाएगा, जीडी बीडी हो जाएगा। ठीक है सर, क्या करें फिर हम, आपने बोला था ऐसे उड़ाते नहीं होते, कैंसिल फैक्टर नहीं करना होता। आप एक काम करें, इसको इधर लेके आए और इधर 0 बोले। अब जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये आ जाएगा आयोटा x माइनस वाई, एक फैक्टर तो ये निकल आया, और वहां बचेगा 2y माइनस 4 बराबर 0। यहां से दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं। अभी हम t की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। तो सर यहां से हमारे पास y की वैल्यू या तो 2, इस फैक्टर को 0 करोगे, या फिर आयोटा x जो है वो कैपिटल Y के बराबर। मैंने पूछा t के बारे में बता भाई, t के बारे में। सर t था हमारे पास कैपिटल X प्लस आयोटा Y, इसके हिसाब से t हो जाएगा कैपिटल X प्लस आयोटा 2, या फिर जब आप t था कैपिटल X प्लस आयोटा Y, Y जो है वो आयोटा X के बराबर है, तो यहां से t आ गया 0। ठीक है, आराम से समझिए। पहले तो चीज ये है कि मैंने z स्क्वायर को t बोला, t कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप समझे कि सवाल यहां से स्टार्ट हुआ, मैंने t की जगह x प्लस आयोटा y पुट किया, सारा फैक्टराइज वगैरह किया, तो मैं इस इक्वेशन पे पहुंचा, या तो ये फैक्टर 0 या फिर ये 0। इसको 0 करोगे तो y बराबर आयोटा x आएगा। नाउ जो t हमें दिया गया था वो था x प्लस आयोटा y, तो ये बोल रहा है y की जगह 2, x की जगह बोले कुछ पता नहीं, और ये बोल रहा है कि आप y की जगह आयोटा x रख सकते हो। जब मैंने y की जगह आयोटा x रखा तो ये 0 हो गया। ठीक है सर, आपको इस सवाल में t के बारे में पता करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z के बारे में, मैंने बोला z के बारे में। ठीक है, अब t क्या है ये बताओ। सर t है z स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और z हमारा होता है x प्लस आयोटा y, यही होता है ना, स्मॉल x प्लस आयोटा y। तो मैंने अब इस
टी की जगह जेड स्क्वायर रख रहा हूं, समझ में आया? टी की जगह क्या रख रहा हूं? जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा बराबर यहां पर कैपिटल एक्स आयोटा 2। और जब आप यहां रखोगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो है तो ऑब्वियसली सर यहां से जेड भी जीरो होगा, समझ में आया? क्योंकि टी है जेड स्क्वायर के बराबर, अगर टी जीरो है तो सर जेड भी जीरो होगा। तो हमारे पास यहां से तो कुछ इक्वेशन नहीं आई, यहां से तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जीरो, बट जीरो की हम चर्चा करेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, कर रहा है। यहां पर जीरो, यहां जीरो रखो, सेटिस्फाई कर रहा है। बट सर हमें उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करनी है जिनका रियल पार्ट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इसका तो रियल पार्ट जीरो ही है, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा नहीं करनी, अपना सारा ध्यान इस पे लगा दो। जब मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैपिटल एक्स के बराबर आ गया, एंड यहां से 2xy बराबर 2, तो xy बराबर 1। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए प्लीज। अब ये इक्वेशन ये बोल रही है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट के स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का आंसर कुछ भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज एनी नंबर, ठीक है? एनी रियल नंबर, वो कुछ भी आ सकता है। एनी रियल नंबर कैसे पता सर आपको ये एनी रियल नंबर है? क्योंकि आपने टी को कैपिटल एक्स प्लस आयोटा वाई बोला था। ये यहां जो कैपिटल एक्स रखते हो ये क्या होता है सर? रियल पार्ट, मतलब रियल नंबर, ठीक है? तो एनी रियल नंबर, दोनों के स्क्वायर्स का सम, मतलब दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, एनी रियल नंबर। बट उनके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। एक्स वाई बराबर 1 कितने लोगों को दिखाई दिया? दिस इज स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो बोल रहा है इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ध्यान इस इक्वेशन की तरफ गया। एक्स वाई बराबर 1 मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट के हिसाब से सोच, पॉइंट को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है, वो सारे पॉइंट इस कैटेगरी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करते हैं। सर काम खत्म, जीत गए हम जंग। मैंने पूछा कैसे? बोले सर स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें ड्रॉ करना आता है। मैंने कहा वाह यार, एक्स वाई बराबर 1 यही होता है क्या? ये जो ब्रांच है एक्स वाई बराबर 1 आपको ड्रॉ करना आना चाहिए बेटा। तो बेसिकली हम इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे। कितने लोगों को दिखाई दे गया? इस ब्रांच में रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव है, इस ब्रांच में रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव है, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो मतलब आपको एक z यहां से उठाना है जिसको हम z1 बोलेंगे, एक आपको z यहां से उठाना है जिसको z2 बोलेंगे। उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है। नो नीड टू से, वेरी इजी टू विजुअलाइज। मिनिमम डिस्टेंस बेटा ये वाली, ठीक है? 100% उन दोनों डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए पूछा गया। ध्यान से देख, z1 वो है जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव, z2 वो है जिसका रियल पार्ट नेगेटिव। z1 z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस, और वो भी मिनिमम वाली, और उसका स्क्वायर बताओ। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है यार। पक्का सर ये z1 है और ये जो है ये z2 है। नो नीड टू से, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा ये कौन सा होता है? बोल भाई बोल, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? यहाँ इसके वर्टेक्स है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, पता होना चाहिए, ध्यान रखना। ज्योमेट्री, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में पढ़ाया, वरना कैन यू इमेजिन दीज थिंग्स विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नहीं सर। तो सर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये हो जाएगा आपके पास कितना? 1,1। हाँ, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये हो जाएगा -1,-1। देख लो, क्योंकि ये इस y बराबर x लाइन पे भी लाई करना चाहिए, और y बराबर x लाइन पे भी लाई करना चाहिए, और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे भी लाई करना चाहिए। मैंने पूछा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन z1 z2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? सर 1 - 1, 1 माइनस ऑफ -1, तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, तो ये आ जाएगा सर √8। और वो अगर इसका स्क्वायर पूछे मतलब इसका स्क्वायर, दैट मींस अवर फाइनल आंसर इज 8। जोरदार सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर से उठकर इक्वेशन पुट करके फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में गया। चलिए जी, अब मैं आपको पहले तो ये सवाल दिखाता हूं। एक ये सवाल है, ये कभी आईआईटी में पूछा नहीं गया है, बट ये एक बहुत जोरदार सवाल है। इसमें कुछ डिफरेंट मजेदार कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ठीक है ना? आपको क्या करेगा अब, जैसे इस सवाल को देखो, लीस्ट वैल्यूज वाले सवाल है ये, ठीक है? और मैं आपको बता दूं ये वो जो सवाल है ये ब्लैक बुक से उठाया गया है, ठीक है? एक ब्लैक बुक फेमस बहुत है एडवांस के सवालों के लिए, वहां से उठा के लाया हूं, ठीक है? हाँ, तो आप देख लीजिए, सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप तो सिर्फ सवाल सोचो क्या है।
तो उसने बोला कि z की 7,0 से दूरी बतानी है और z की 5,0 से दूरी बतानी है। वो जो डिस्टेंस आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये जो डिस्टेंस आएगी उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को मिनिमाइज करो। लीस्ट बोल रहा है, ठीक है। यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहे हैं 7 और 5, ठीक है। यहां पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो रहे हैं, यहां पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हो रहे हैं, यहां पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहे हैं, परंतु उनसे स्क्वायर्स का डिस्टेंस समझ में आया। ये 3 से डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, उस सम को मिनिमाइज करना है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इससे पीछे जो थ्योरी इन्वॉल्व है वो सुनना जरा ध्यान से और इसको याद रखिएगा। अगर ये देखो, पहला सुनना आराम आराम से, पूरा बना के लाया हूं, सारा समझाऊंगा। Z1 Z2 Z3 से बनने वाला ट्राइंगल हो, अगर मतलब Z1 Z2 Z3 मिलकर बना रहे हैं ट्राइंगल, पहली चीज पहले ही बोल देता हूं, इसके अलावा फालतू केस मत सोचना। कौन सा केस है मैं बता दूंगा कि आप इस केस के बारे में सोचोगे, जबकि नहीं सोचना है आपको, सिर्फ यही केस पचाने हैं। सर Z1 Z2 Z3 मिलकर बना रहे हैं एक ट्राइंगल और आपसे इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए बोला गया। Z कहीं पर भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, कहीं पर भी वो इस प्रकार लेना है कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, मिनिमम। सुनते जाना, Z माइनस Z1 का स्क्वायर, मतलब Z कहीं पर भी आपने एक पॉइंट लिया, मैंने अभी रैंडम पॉइंट लिया, ये वाली दूरी, अगर ये अल्फा है, ये Z लिया, ये बीटा है और ये गामा है, तो आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम मिनिमाइज करें तो बताओ Z कहां होना चाहिए और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी। ठीक है सर, तो ये थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट बोलता है, आप क्या करो, अगर आप चाहते हो कि Z1 Z2 जिनसे ट्राइंगल बन रहा है और उन तीनों से डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम मिनिमम आए, तो Z जो है वो इस ट्राइंगल का आप क्या ले लीजिए, Z शुड बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, Z क्या होना चाहिए, फॉर दिस टू बी मिनिमम Z होना चाहिए सेंट्रॉइड, मतलब Z बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। अगर आप Z की वैल्यू इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड लेते हो तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आएगी। यहां पे दो बातें हो रही है, ध्यान रखना। एक तो मैं पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और एक मैं पूछूं कि मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो कब का सवाल का जवाब आप ये दोगे, सर इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब Z जो है वो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा। एक सवाल। फिर मैंने पूछा क्या आएगी, तो आप Z सेंट्रॉइड निकालो, Z1 Z2 Z3 आपको पता है, आपने Z भी निकाल दिया, तो यहां पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी स्क्वायर्स का सब। क्या दोनों सवाल क्लियर हुए, कब आएगी और क्या वैल्यू आएगी। कब का आंसर है सेंट्रॉइड होगा। सर क्या वैल्यू आएगी, जब आप सेंट्रॉइड की वैल्यू यहां पुट कर दोगे अपने। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका प्रूफ क्या है, तो बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में बताता हूं। x प्लस आयोटा वाई ले लो Z की जगह, ये वाले पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। x वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करना, y वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो आपको पता चलेगा दो स्क्वायर्स का सम मिनिमम तभी आता है जब दोनों स्क्वायर 0 हो जाए, ठीक है। और लास्ट में कुछ कचरा बचेगा, कचरा मतलब x1 y1 और इन सब की टर्म्स बचेगी। तो जिसमें वेरिएबल x और y बैठे हैं वो दो स्क्वायर्स के अंदर आ गए, उनको जब आप 0 करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आती है, y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आती है। तो मैंने जब x1 y1 को ध्यान से देखा तो वो मिनिमम तब आ रहा है जब z जो है वो क्या बन जाए, सेंट्रॉइड बन जाए। जो प्रूफ मैंने आपको बताया, आई अंडरस्टैंड आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको ये केस और इसकी मिनिमम वैल्यू कब आती है वो ध्यान रखना है। क्या आती है उसके लिए आपको सेंट्रॉइड निकालकर इसमें पुट करना होगा। दूसरा केस, अब की बार 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दे रखे हैं और वो मिलाकर बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि इस चीज को मिनिमाइज करो। अब की बार पहली चीज स्क्वायर नहीं लगा हुआ, पहली चीज स्क्वायर नहीं लगा हुआ, ठीक है, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, स्क्वायर नहीं लगा हुआ। और दूसरा, आपको Z जो है वो इस प्रकार लेना है कि उसकी Z1 से दूरी, Z2 से दूरी, Z3 और Z4 से दूरी, सबका एडिशन क्या है, मिनिमम। तो वो बोलता है कि अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो Z जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होना चाहिए, मतलब Z जो है वो यहां होना चाहिए। इस केस में मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो पहला सवाल, ये पूरी मिनिमम वैल्यू, ये पूरा मिनिमाइज कब होगा, जब Z जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हो। क्वाड्रिलेटरल की दोनों डायगोनल्स आप इंटरसेक्ट करवाओ, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। इस केस में मैं ये भी बता सकता हूं कि वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अगर पॉइंट यहां पहुंच गया, ये वाला पॉइंट है जिसके लिए मिनिमाइज हो रहा है, तो व्हाट इज Z माइनस Z1, ये दूरी, व्हाट इज Z माइनस Z3, ये दूरी, व्हाट इज Z माइनस Z2, ये दूरी, और व्हाट इज Z माइनस Z4, ये दूरी।
इन चारों डिस्टेंसेस का सम बोलना जरा कितना है सर? ये इन चारों डिस्टेंसेस का सम हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ बोथ द डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इस केस में मिनिमम वैल्यू होती है सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहां पर सर आपने नहीं लिखा कि क्या होगा, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेंट्रॉइड निकालो, यहां पुट करो, अपने आप जवाब आएगा। यहां पर मुझे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आया ना? कोई परेशानी है? मेरे ख्याल से बात समझ गए। अब कोई बोलेगा सर अगर इस पे स्क्वायर लगा होता तो, इस पे अगर स्क्वायर होता तो वो वाला केस भी लिखवा देता हूं। वैसे पूछेगा नहीं, जो आपको बता रहा हूं बस वही आपको ध्यान देना है। अगर वो इनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम बोले, डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम मिनिमम, ठीक है, पूरा लिख दूंगा। हाँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज। और अब की बार मुझे बोला गया कि इसको आप मिनिमम करो, तो उसके लिए आप z क्या ले लो, इसके लिए z क्या होना चाहिए अब की बार? z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। ये क्या पॉइंट निकल के आता है क्वाड्रिलेटरल के लिए? ऐसा कोई नाम नहीं है, पर आप तो क्या करो, z1 z2 z3 z4 दे रखे हैं आपको। अगर आप इस पूरे डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हो तो आपको z की जगह क्या लेना पड़ेगा? चारों का एडिशन डिवाइडेड बाय 4। वो जो नंबर आएगा वो यहां पुट करो, ये अपने आप मिनिमम वैल्यू बता देगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। फिर एक केस और है, एक केस और कौन सा है? z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है और अब की बार वो कोलिनियर है। पिछली बार जो थे z1 z2 z3 वो तीनों मिलकर क्या बन रहे थे? तीनों मिलकर बना रहे थे सर एक ट्राइंगल। यहां पर अब की बार वो एक ही लाइन में बैठे हैं और अब से आपसे पूछा गया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसकी इन तीनों से डिस्टेंसेस का सम मिनिमम करना है। तो पहले तो ये बताओ ये z होगा कहां और उसका मिनिमम आंसर आएगा क्या? ठीक है सर, तो उसने क्या बोला है कि मिनिमम आंसर कब आएगा? जब z जो है वो बीच वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। बीच वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? बीच वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? जब आपको मैं 3 पॉइंट्स दूंगा तो आपको डायग्रामेटिकली प्लॉट करके पता करना पड़ेगा कि बीच में कौन सा है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो पक्का 2 साइड में और एक बीच में होगा। बीच में का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। बट हाँ सर, एक पॉइंट बीच में कहीं झूल रहा होगा, तो वो जो बीच वाला पॉइंट है वो अगर z बन जाए तो ये पूरा मिनिमाइज हो जाता है। तो z इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विच लाइज बिटवीन अदर टू। ठीक है, मतलब z जो है वो यही हो जाना चाहिए। दिस शुड बी अवर z। ठीक है, अब भाई बताओ ये वाली दूरी क्या है? z माइनस z1। अगर यही z हो गया तो ये वाली डिस्टेंस, यही z है तो ये z माइनस z1 का डिस्टेंस, ये वाली दूरी। z माइनस z2 सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 0 और z माइनस z3 ये। इस केस में मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है? जो साइड वाले पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी आ रही है। समझ में आया? और यहां पे z1 z2 z3 इसी ऑर्डर में लिखे गए हैं। समझ में? ऐसा नहीं है कि जो पहले लिख दिया वो z1 है, जो दूसरा लिख दिया वो z2, तीसरा लिख दिया वो z3। नहीं जी, पॉइंट्स आपको डायग्रामेटिकली प्लॉट करने हैं कि बीच में कौन सा लाई करेगा। अभी सवाल करेंगे, ध्यान रखना। तो मिनिमम वैल्यू ये आती है, और कब आती है? जब z क्या हो? बीच वाला पॉइंट हो। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आया कि सर अगर यहां स्क्वायर नहीं लगा होता तो? अब की बार z1 z2 z3 से ट्राइंगल बन रहा है, बट यहां पर स्क्वायर नहीं लगाया। उसने बोला कि मॉड ऑफ z माइनस z1, मॉड ऑफ z माइनस z2, मॉड ऑफ z माइनस z3, इन सबका सम मिनिमम हो। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है इस ट्राइंगल के लिए उसको बोलते हैं फर्मेट्स पॉइंट, और वो आप नहीं निकाल सकते। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा? फर्मेट्स पॉइंट, और वो आप नहीं निकाल सकते। समझ में आया? इसीलिए बोल रहा हूं, जितने केसेस आपके सामने लेके आया हो ना, सिर्फ आप वही सोचो, उसके अलावा और मत सोचो। ऐसे सोचोगे तो भैया बहुत खतरनाक कहानी हो जाएगी। समझ गए? तो आपको इन टोटल ये 4 केस, 1 2 2 3 और ये 4 केस याद रखने। मेरे ख्याल से बात समझ गए। नाउ इसी केस पर बढ़िया सवाल ये वाला है। नाउ 1 2 और 3 इनका जवाब आप तुरंत 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 बता दोगे, बट इसका जवाब थोड़ा सा लॉजिकली देने की जरूरत है। अब की बार जरा देखना क्या हो रहा है पहले वाले पार्ट पे। इसमें तो यही समझा देते हैं। एक पॉइंट है 5,0 देखो, और एक पॉइंट है 7,0। ठीक है, उसने बोला कि कोई z ऐसा लेना है कि उसका इससे डिस्टेंस, उसका इससे डिस्टेंस, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या है? मिनिमम। मतलब अगर ये डिस्टेंस अल्फा है, ये बीटा है, तो वो 8 टाइम्स अल्फा प्लस 6 टाइम्स बीटा को मिनिमाइज करना चाह रहा है। इसमें आपको डायग्राम से जाकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको गायब कर दो। ठीक है, या फिर सिंपल भाषा में बताऊं
दो पॉइंट से अगर डिस्टेंस पूछ रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है और कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो आप दोनों में से किसी एक पॉइंट को रख के देखो, जिस पे आंसर कम आए वही हमारा जवाब है। दोनों में से किसी एक पॉइंट को रख के देखो, मतलब आपने z की वैल्यू पहले ये वाला पॉइंट ही रख दिया, मतलब z बराबर 5 पुट किया, तो z बराबर 5 पुट किया तो यहां पर आएगा -2 प्लस 6 इंटू 0, तो सर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 16, z बराबर 5 रखने पर। फिर मैंने बोला z बराबर 7 रख दे, तो 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा 2, तो सर ये आ रहा है 0 प्लस 6 इंटू 2 12, 5 रखने पर 16 आ रहा है और 7 रखने पर 12 आ रहा है, तो 12 ही हमारा आंसर है, बिकॉज मिनिमम ये है। सर ये आंसर आपने कौन सा z उठाया, दोनों में से कोई एक, ये एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दोनों में से दोनों पॉइंट रख के देख लो, जिसपे मिनिमम आ रहा है वही आपका आंसर। तो मैंने पूछा क्या आ रहा है बेटा मिनिमम 12, कब आएगा, जब z की वैल्यू आप क्या लोगे, व्हेन z इज इक्वल टू 7, और आंसर कितना आ रहा है 12, तो आप इसके लिए बोल सकते हो करेक्ट आंसर इज या करेक्ट ऑप्शन इज P, यही है। नाउ अगला मैंने ध्यान से देखा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अब ये जो लिखा हुआ है इसको मैं समझा देता हूं अच्छे से। सबसे पहली चीज तो √2 कॉमन ले ले सब में से, तो 1/√2 यहां आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 में से कुछ घटा के लिखा, z में से कुछ घटा के लिखा हुआ है और वो मेरे को ढंग से लिखना पड़ेगा, तो 7 - 11 आएगा, ये लिखा हुआ है, प्लस अगला क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कॉमन लूं तो √2 तो पहले ही निकाल लेंगे आप, सर ये लिखा हुआ है z -5 प्लस आयोटा, प्लस अगर इसमें से आप कॉमन ले लोगे तो सर ये लिखा हुआ है z -4 का मॉड, और ये तो मुझे यहां पर पॉइंट्स दिखाई दिए, ध्यान सुनना ये जोरदार चीज है। दिस पॉइंट इज 7, -11, दिस पॉइंट इज -5, 1 एंड दिस पॉइंट इज, ठीक चल रहा है ना, हाँ, दिस पॉइंट इज -5, 1 और दिस पॉइंट इज -4, 0। तो आपको पहली चीज तो ये पता करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर ही होंगे, बिकॉज अगर कोलिनियर नहीं हो, ट्रायंगल बन रहा हुआ तो ये फॉर्मेट पॉइंट का सवाल बन जाएगा जो आप नहीं निकाल सकते। तो हम निकाल सकते हैं सर, वही पूछेगा, बिल्कुल सही। कितने लोगों को ये दिखाई दिया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर आप तो ऐसे कर दे रहे हो। 7, -11, 7, -11 यहां कहीं होगा, फिर -4, 0 यहां कहीं है, -5, 1 यहां कहीं है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा। ये वाला पॉइंट है 7, -11, सुनता जाना, ये वाला पॉइंट है -4, 0 और सर ये वाला पॉइंट है -5, 1। एक बच्चा बोला सर आपको कैसे पता कि ये कोलिनियर है, तो बेटा देख ले, 2 को यूज करके लाइन की इक्वेशन निकाल, जब आप लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो वो आएगा x + y = -4। लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी बेटा, x + y है ना बराबर -4, बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ रही है, अरे यार तुम स्लोप क्यों नहीं निकाल रहे हो, सर इसका स्लोप आ रहा है -1, 0 में से -11 या 11, हाँ स्लोप आ रहा है -1, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 0 इज -1 इंटू x + 4, तो y इज इक्वल टू -x - 4, हाँ x + y बराबर -4 ही आ रहा है। मुझे क्या समस्या हो रही है फिर इसमें, x + y बराबर -4, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूं, कुछ जीडी बीडी थोड़ी लग रहा है, नहीं सर ठीक है, इन दोनों में भी एडिशन कितना आ रहा है, अच्छा मैंने ये पॉइंट गलत जगह बनाया, वाह सर वाह, जोरदार हो आप। एक पॉइंट यहां है, एक यहां है और एक यहां है, ऐसे होंगे ये, -4, 0 यहां होता है भाई, बताया नहीं तुमने, सर हम बता रहे हैं कमेंट कर करके, आप हमारी कमेंट देख ही नहीं रहे हो। 7, 11 -11 यहां होगा और -4, 0 यहां हो गया और ये हो गया -5, 1, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है बेटा x + y बराबर -4, मैंने 2 की मदद से निकाला, तीसरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कोलिनियर है। डायग्रामेटिकली एग्जैक्टली प्लॉट कर लिया, Z1 Z2 Z3 इस ऑर्डर में नहीं लेना है आपको, प्लॉट करके पता करना है बीच वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। तो ये पहले लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना, ये पूरा मिनिमाइज कब होगा, मिनिमाइज तब होगा व्हेन जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, तो बताया था आपको जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो बीच वाला जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर,
अब की बार बीच में कौन सा लाई करता है सर, ये व्हेन z इज इक्वल टू -4। और सर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, किस किस के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, वही इनकी मिनिमम वैल्यू है, ये रही। ठीक है, अब फटाफट मुझे मिनिमम वैल्यू बता दें सर। -5 में से 7 गए -12, और 1 में से 11 गए नेगेटिव के, तो ये +12 का स्क्वायर। और सर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये लीस्ट है जब वो है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 कॉमन ले लो, 12√2। 12√2 तो इसकी लीस्ट वैल्यू आई, 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12। समझ गए? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और जब आप इसको फाइनल इसका आंसर निकाल रहे हो तो इसका आंसर भी P आ रहा है। समझ गए? पॉइंट्स कोलिनियर हैं, बीच वाला पॉइंट है -4,0, उसको पुट करिए, और पुट करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे z को -4 पुट करेंगे फिर इनका मॉड निकाले, नहीं, जो आखिरी वाले दो पॉइंट्स है -5,1 और 7, -11, उन दोनों के बीच की दूरी निकाल, वो आ रही है 12√2, और 12√2 को 1/√2 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर से 12 आ जाएगा। द लीस्ट वैल्यू ऑफ, अब की बार अगर आप और अच्छे से देखते हो, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां प्लस, तो ये वाला पॉइंट है बेटा 3,4, चलो यहां पे छेड़खानी नहीं करता हूं, यहां लिख देता हूं, देखना जरा, z -3 + 4 आयोटा, पहले वाला मॉड। फिर सर ये लिखा हुआ है z -1 या z आयोटा, सर यहां लिखा हुआ है मॉड ऑफ z -0, और यहां लिखा हुआ है मॉड ऑफ z -1। इसको मिनिमाइज करना है। मैंने पूछा ये पॉइंट्स क्या क्या बना रहे हैं सर, ये वाला पॉइंट है 3,4, सुनते जाना, ये वाला पॉइंट है आयोटा मतलब 0,1, ये वाला पॉइंट है 0,0, और ये वाला पॉइंट है 1,0। मैंने पूछा डायग्राम बना सकता है क्या, बोले सर बहुत आसानी से। कितने लोगों को ये दिखाई देगा कि ये अब की बार क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। 0,0 यहां होगा, 0,1 या 1,0 यहां, 0,1 यहां, 3,4 यहां। तो अब की बार जो 4 पॉइंट्स आप यूज कर रहे हो, Z1, Z2, Z3 और Z4, वो बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इस केस में। और जब क्वाड्रिलेटरल बनता है तो मिनिमम वैल्यू तब आती है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायगोनल्स का। ठीक है, बट आपसे ये नहीं पूछा कि मिनिमम वैल्यू कब आती है, आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक बहुत ही जोरदार बच्चा है, वो बोल रहा है सर डायगोनल्स का सम निकाल लो। मैंने बोला ये तो 0,0 है, बोले ये जो डायगोनल होगी ना, इसके बीच की दूरी 5, ये पॉइंट है 0,1 और ये वाला पॉइंट है 1,0, तो इस डायगोनल की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है √2। तो जब क्वाड्रिलेटरल बनता है तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू होती है सम ऑफ डायगोनल्स। तो सम ऑफ डायगोनल्स कितना आ गया, 5 + √2, ऑप्शन टी। तो इसका जवाब है ऑप्शन टी। और ये कब होगा, ये होगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बता दिया गया है, ये दोनों डायगोनल्स, इस लाइन की इक्वेशन निकाल, इस लाइन की इक्वेशन निकाल, दोनों को इंटरसेक्ट कर दे तो ये आएगा तब। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट भी बता देता हूं, चल, ये आएगा 3/7 एंड 4/7, देख ले आराम से, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 1, इस लाइन की इक्वेशन है y = 4/3x, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा। तो z की वैल्यू अगर आप ये लेते हो, इस पूरे में ये रखोगे तो आंसर आएगा 5 + √2। इस z के लिए ये मिनिमम आएगा, और मिनिमम आएगा कितना, सम ऑफ डायगोनल्स के बराबर। एंड लास्ट सर ये आसान है, इसमें पूछा कि मैंने माइनस साइन के बाद में क्या लिखा हुआ है 3,0, माइनस साइन के बाद में कितना लिखा हुआ है सर 5, -2, माइनस साइन के बाद में यहां पर किससे डिस्टेंस लिखी हुई है सर 1, -1। अब की बार ये तीनों मिलकर बना रहे हैं एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल से या ट्राइंगल के केस में आपको वर्टाइसिस से स्क्वायर्स का सम को मिनिमाइज करना होता है, और वो कब आता है, जब जो z है वो सेंट्रॉइड हो। तो इसके लिए आपको z निकालना पड़ेगा। सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे भैया, x1 + x2 + x3, 6 और 3 9, 9/3, ये तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0, -2, -1, -3/3, -1। मतलब जब z की वैल्यू 3, -1 हो जाएगी तब ये पूरा मिनिमम आएगा। तो अगर मैं इसमें 3, -1 रखता हूं, इसमें मैंने क्या किया, z = 3, -1 मतलब 3 - आयोटा पुट कर दिया, जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है फटाफट बताओ। 3 - आयोटा पुट किया, 3 3 कैंसिल सर, माइनस आयोटा के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 3 - आयोटा -5 + 2 आयोटा, जरा बोलना ये कितना आ रहा है
सर ये आ रहा है -2 प्लस आयोटा के मॉड का स्क्वायर, और जब आप यहां रखोगे 3 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये कैंसिल, ये लिखा हुआ है सर 2 के मॉड का स्क्वायर। ठीक है जी, पुट कर दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ फटाफट, ये कितना आ रहा है मिनिमम? सर इसका स्क्वायर होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4 और 1 5, √5, उसका स्क्वायर 5, और ये आएगा सर 4, 9 और 1 10। वाह सर, ऑप्शन एस इज करेक्ट। ठीक है, आराम से जो थ्योरी बताई उस पर एक जबरदस्त सवाल ब्लैक बुक का, और ये थ्योरी आपके लिए जाननी जरूरी थी। ठीक है जी, तो ठीक है, बहुत मजा आया, बिलीव मी बहुत मजा आया अच्छी अच्छी बातें करके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेहतरीन बेहतरीन सवाल देखकर। इस सेशन को अटेंड करने के बाद में जितनी भी चीजें आपने देखी उससे आप कॉन्फिडेंट फील करें, और कॉन्फिडेंट फील करने के बाद में क्वेश्चंस पे अटैक करें। है तो क्या, ज्योमेट्री तो है, समझ लिया सर हमने, अलग अलग एंगल से बहुत सारे सवाल देख लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन भी मैं लेके आऊंगा, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम का, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और फिर अगर जनता की डिमांड रही तो हम सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का भी देखेंगे। ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा मैं, और बहुत दिन से अंदर एक शायरी दबाए बैठा हूं, तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो किसे सुनाऊं, ध्यान सुनना। सफल वो नहीं होते जो आस करते हैं, सफल वो नहीं होते जो आस करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। कीप डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।